अस्सलाम गुड मॉर्निंग तो कहने का दिल चाह रहा है हमारा, लेकिन कल एक जो हादसा हुआ लाहौर में उसने तो जैसे एकदम से मतलब परेशान हो गए। और ये हमारे यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हमारे यहाँ कैसे बिल्डिंग्स और छतें और ये किस मटेरियल की चीज़ें बनी होती हैं जो आए दिन गिरती रहती हैं। और कल जो नुकसान हुआ है दैट इज़ लाइक टू मच। अच्छा, 14 बच्चों का एक साथ इस दुनिया से चले जाना, जिसमें से बहुत सारे बहन भाई भी थे। आप सोचिए कि उन वालिदैन के लिए तो क़यामत आ गई है। हाँ, जब उन्होंने अपने बच्चों को सुपुर्द खाक किया है, मतलब ये गम दे कैन नॉट रिकवर दिस लॉस फॉरएवर। और पढ़ाई के लिए बच्चे गए हों, मोहल्ले में ही गए हों, या कहीं दूर भी नहीं है, और इस किस्म की खबरें आए तो इंसान क्या सोचे। इसमें ये सवाल किया जा रहा है कि जी ट्यूशन सेंटर्स तो हमारे बचपन से लोगों ने घरों में खोले हुए हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लोग जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे ज़रा टाइम गुजर जाता है, एक साथ बैठ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारी तामीरात का लेवल है ना, एक्चुअली हुकूमत से सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये जो ट्यूशन सेंटर क्यों खुले हुए हैं। भाई ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, वो मोहल्ले की बाजी हैं, वो बच्चे उनके पास प्यार से भी बाज़ों का चले जाते हैं। और मोहल्ले की बाजियों को तो कहा जाता है, उनको तो इम्प्लोर किया जाता है कि प्लीज दो चार बच्चे बिठा के आप पढ़ा दें, और बच्चे भी जरा टाइम गुजार लेंगे। ये जो नाकिस तामीरात का एक अलग लेवल है ना, और बहुत सारे इलाके, और कहना भी लाहौर में, मतलब आता तो लाहौर में ही है, लेकिन एक कस्बा सा है, मज़ाफ़ाती इलाका है, और यहाँ पे एक मकान ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुतअद्दिद सैकड़ों दर्जनों मकान ऐसे होंगे। और लाहौर में, और लाहौर के अलावा कई शहरों में, कराची में और पेशावर में और पंजाब के दीगर शहरों में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर असर नौ ये चेक करने की जरूरत है। जैसे लियारी में बिल्डिंग गिरी थी, और लियारी में एक इमारत तो नहीं है, लियारी में अगर आप अब भी गुजरे एक गिरती है तो बाकी भी हिल जाती है। चौक वाली सड़क अब भी लें तो आपको कितनी इमारतें ऐसी नजर आ जाएंगी जिनके सुतून बिल्कुल बस इस ग्लास जितने रह गए। ना सिर्फ ये, प्लीज सच बोलें, किसने आज तक नहीं देखा कि एक घर ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, एक साइड पे पूरा काम हो रहा हो और दूसरी साइड पे लोग रह रहे हो। मतलब ये तो बड़े कॉमन प्रैक्टिस है कि ये नहीं होती कि कोई क्लियरेंस दी जाए म्यूनिसिपैलिटी या कंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से कि जी अब हमने क्लियरेंस दे दिया और अब इसमें लोग रह सकते हैं, काम चल सकता है, व्हाटएवर। नहीं, आधे ही आधे घर बन रहे होते हैं और एक कमरा होता है, ईंटें लगी होती हैं और लोग बीच में रहते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बिल्डिंग रेगुलेशन का ना होना, किसी तामीरात का स्टैंडर्ड ना चेक होना, दिस इज द इशू। ट्यूशन सेंटर इज नॉट द इशू एट ऑल। सो कल लाहौर में क्या हुआ? कल लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, हर शहरी को अफसरदा कर दिया है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जहां बहक हुए हैं, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपको ये भी बता दें कि 20 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया है। पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने 14 बच्चों के जहां बहक होने की तस्दीक कर दी है। और ये इंतहाई तकलीफदेह हादसा लाहौर के इलाके काना में कल दोपहर एक्चुअली ये पेश आया। और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। फाइन, मालिक को ले ले, वो जो टीचर थी उसी का घर था। अच्छा, अब बताएं आपको, 4 बच्चों समेत शदीद जख्मी खातून टीचर जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ज़ेरे इलाज है। और पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम उस वक्त हो रहा था। नाउ दैट इज द क्वेश्चन, ये बात है जो करनी चाहिए। और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, तो छत पे काम हो रहा है और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। मजदूरों की ज़्यादा तादाद होने से कमज़ोर छत गिर गई। I have to stop here because this is too much. देखिए, ट्यूशन बच्चे पढ़ाना एंड ऑल दैट वो सब कुछ तो ठीक है, चलता है, लेकिन ये तो आप देखें कि वैसे आप अपने बच्चे किस बिल्डिंग में भेज रहे हैं जहाँ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है। भी जिम्मेदारी है, वालिदैन भी तो देखें ना। नो कंस्ट्रक्शन, एक ये पूरा इलाका ही ऐसा है सॉर्ट ऑफ, मतलब TR गार्डर की छतें। और वो कल मियां आबिद हमें बता रहे थे शाम शाजिब के प्रोग्राम में कि ये जो गार्डर है, जो पिलर है, गार्डर ये भी स्क्रैप से लिया गया था, वो ऑलरेडी टेढ़ा था। सो गुर्बत भी है और भी सैकड़ों मसाइल हैं, जो बच्चे अपने भेज रहे हैं उनके अपने मसाइल हैं। सो उनके लिए शायद ये नॉर्मल है, लेकिन अपने बच्चे को आप कैसे किसी ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां आपको नजर आ रहा है कि छत किसी भी वक्त गिर जाएगी। इसमें वालिदैन, मतलब इस मौके पे क्या हम कहें किसका कसूर है, लेकिन वालिदैन को भी थोड़ा सा चेकिंग रखनी चाहिए कि आप किधर अपने बच्चे भेज रहे हैं। हाँ। और प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है, नेग्लिजेंस है, लापरवाही है। मतलब कि ये घर जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैसे इनको ओपन कर दें, आपके यहाँ के काम हो, कोई रहे, बेशक पढ़ाइयाँ, और इतने ज़्यादा बच्चे, एक मिनी स्कूल ही बनाओ। सो दैट आई फील इज़ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये तो ज़रूर है, इसमें आता है CCP और बिलाल सिद्दीकी।
सिद्दीकी के मुताबिक आपको ये भी बता दें, ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अब वैसे तो आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन अब तक कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज वगैरह और उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हुई, तो वरना इन लोगों को भी लगता होगा कि ये तो काम आम है, नॉर्मल है, ये को इन लोगों को क्या ऐसे तो नहीं इन्होंने सोच के किया होगा ना कि जी ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और दिस इज़ नॉट डन। चप्पे चप्पे पे ये चीज़ें हो रही होती हैं। साथ ही आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, जाँ बहक बच्चों को के लवाहिकीन के लिए ऑब्वियसली वो सब्र की ही उन्होंने एडवाइस की, और क्या कर सकते हैं। और ज़ख्मियों की ऑब्वियसली मुकम्मल जो है सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अली, दुआ, इर्तिज़ा और रमशा में शामिल हैं। अब्दुल्ला, ईमान, फातिमा और उरूज फातिमा सुपुर्द खाक के 2 बहनें थीं। कितने ऐसे किस्से हैं जिसमें 2 भाई, 2 बहनें, एक घर के 4 बच्चे, 3 शहीद हो गए, सिर्फ एक बचा है, मज़ीद ज़ख्मी हैं। आप मतलब वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के हम क्या बात करें इस बारे में। इलाके की फ़ज़ा शदीद सोगवार है। मासूम बच्चों की नमाज जनाजा में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बतौर माँ मैं वालिदैन की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। सानहे के ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कानून के शिकंजे में लाएंगे। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही वज़ीर आला ने सूबे भर के तालीमी इदारों, निजी इदारों की इमारतों की हिफाजती मयार का जामे जायज़ा लेने की हिदायत। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जायज़ा ले लें, आधी से ज़्यादा बिल्डिंग्स इसी चीज़ पे ही बंद हो जाएंगी। बिल्कुल उनको सील करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो इस वक्त हुआ है ये हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है सैडली। मतलब ये मैं यही खबर पढ़ रही थी और ये खबर जो है वो बाहर की दुनिया में भी कहीं कहीं रिपोर्ट हुई है, और उनका जो पर्सपेक्टिव था मैं देख रही थी और वहाँ से ये लग रहा था कि जैसे इट्स अ वन ऑफ थिंग, या यू नो कि ये हमारे यहाँ तो इट्स सो नॉर्मल, लेट वी सी इट हैपनिंग, इट शुड नॉट बी नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि ये इतनी नॉर्मल चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर ये छापे मारेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मयार है बिल्डिंग्स का एग्जिस्टिंग जो है, तो आपको 50% तो ये मिलेंगी जो इस काबिल नहीं है कि उसमें लोग रहें या कोई काम काज हो। मगर इस पर ज़ाहिर है कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। लोगों को ऐसे इमारतों में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर एक और पहलू आ जाता है और हमारे जैसे माशरों में बड़ा अहम होता है पहलू, माशी पहलू, गुर्बत। हाँ, मतलब इनमें बहुत लोगों ने अपना सर सिर्फ छुपाने के लिए ठिकाना किया हुआ है। मतलब किसी ने ये यू नो दिस इज कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आता है इस पे क्या कमेंट करें, क्या सवाल करें, क्योंकि बाज लोग लिटरली इन सहनों में तरपाल डाल के भी रह रहे हैं। दैट्स राइट, और ये भी हमने देखा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स उम्मे फरवा और अहमद फराज दोनों ने हमें लाहौर से हॉस्पिटल से अपडेट देंगी। अहमद फराज हमें जाए वक़ुआ से मुताल्लिक बताएंगे। अहमद फराज ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, काना से हम वाकिफ़ हैं लेकिन ज़ाहिर है हम ज़रा और जो लोग नहीं हैं वाकिफ़ उनके लिए समझाइए, ये किस तरह की आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, यहाँ पे किस तरह का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, कच्ची आबादी कंसिडर होती है, कच्ची आबादी कंसिडर नहीं होती है, ये इमारत जो गिरी है कल ये वन ऑफ थी या यहाँ ज़्यादातर इमारतें ऐसी हैं? देखिए अब्दुल्ला, ये जो इलाका है बहुत ही मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। इंतहाई गरीब लोग हैं, 2-2, 3-3 ढाई मरले के इनके घर होंगे। आप देखें ना वहाँ पर क्या यहाँ पे इंतज़ाम होगा कि यहाँ पर जो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना या जो लैंड माफिया है उन्होंने अशमों पे ये जगह बेची हुई हैं और कई जो है वो कई एकड़ पे कई कनालों पर मुश्तमिल ये छोटे छोटे घर हैं। लोगों से पैसे लेके घर ये जगह बेची हुई हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके साथ ये घर बनाए हुए हैं छोटे छोटे। तो ये जो इलाका था ये भी गरीब लोग हैं, मतवस्त तक के लोग यहाँ पे रहते हैं। छोटी सी गली है, मैंने वो जाके क्राइम सीन देखा है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। एक ही घर था, एक ही कमरा था उसका और 5 मरले पर जो अराजी पर ये मुश्तमिल ये घर था जिसकी छत गिरी। और देखे ना उसके ऊपर उस वक्त वो मिट्टी डाल रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ज़ेर तमीर घर था। और जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसी वक्त जो है वो छत पर वो वज़न ना वो बर्दाश्त कर सकी, वो गिर गई। नीचे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, जिनमें से 20 बच्चे जो थे शदीद ज़ख्मी हुए, उनको अस्पतालों में भेजा गया। 14 बच्चे उसमें जो थे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। अब इस ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद आप ये देखें ना, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ना, ये ज़िली इंतज़ामिया है, उनके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं कोई काशिफ, उनकी मुद्दई में दर्ज किया गया। अब बंदा पूछे कि वो पहले कहाँ था इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, पहले ये खैर ये सवाल तो बनता ही है। टैगिंग हुई
जी जी, ये बताएं कि टोटल उस वक्त कितने बच्चे थे? बिकॉज 14 तो जाँ बहक हुए हमें पता है, टीचर भी उसमें जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो इंजर हुई है। टोटल बच्चे कितने थे उस एक कमरे में, और क्या कमरा था या क्लासरूम्स बनी हुई थी या 2 कमरे थे? कमरा था, उनकी रिहाइशगाह थी, अंदर उनका सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक कमरा था, कोई बरामदा नहीं था कि वो बच्चों को बाहर बैठाते। अंदर कमरे के अंदर ही उन्होंने बैठाया हुआ था बच्चों को, और 35 बच्चे उस वक्त वहाँ पे बैठे हुए थे। इतना बड़ा कमरा था कि 35 बच्चे वहाँ हो? छोटे छोटे बच्चे थे, वो आ गए वहाँ पे 35 बच्चे थे। तो क्लासों में 35 शदीद जख्मी हो गए जब छत गिरी, कुछ बाहर निकल आए वो, लेकिन आगे तंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपको, वो बैठ के इकट्ठे बैठे हुए थे। एक पंखा चल रहा था ऊपर, वो बस वो उन्होंने कि उनको क्या पता था कि ये हादसा हो जाना है। अच्छा, इस घर में पूरे 5 मरले का घर होता है, अच्छी मतलब 5 मरला इज नॉट सो स्मॉल, बड़ी जगह होती है, इतनी भी छोटी नहीं होती। तो ये पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा था तामीर हुआ? एक कमरा था और के बाहर एक किचन था। उन्होंने जिस बाकी तरह ना सहन साथ था। एक होता है ना किचन बाहर, जी बाकी सहन था, और दरवाजे के साथ एक छोटा वॉशरूम बना हुआ है। अब तो खैर इंतजामिया ने उसको सील कर दिया है, वो वाकई के बाद उसको। अच्छा, यहाँ पे अहमद फराज, हम उम्मे फराज आपके पास भी आएंगे, आप बस एक क्लैरिटी ले। अहमद फराज, यहाँ पे इस इलाके में और कितने ऐसे आपको घर नज़र आए जो ज़ाहिर है किसी भी तामीराती मयार पे पूरा नहीं उतरते और लोगों की जान जाने का सबब बन सकते हैं? आप अब्दुल्ला मेरे पीछे देख रहे होंगे अकब में, आपको अकब में ये तारे नज़र आ रही हैं, ये जिन पर गालबन ये बांस लगे हुए हैं। ये जब हादसा बना ये तारे नीचे थी, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। ये वापडा की तारें हैं, ये ट्रांसफार्मर है, और ये तारें उन घरों को जा रही थी। ये तारें जो थी ये ज़मीन पर थी। ये जब हादसा हुआ है तो उन्होंने बांस लगा के इनको ऊपर किया है। ये इलाके का ये हाल है, आप ये देख लें बिल्कुल कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही। ये तो कहना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कोई होना चाहिए, और अब तो शायद हो ही जाएगा, उम्मीद हमें है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि हमारे बाकी जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, बिकॉज ये ऑब्वियसली इफेक्ट तो पूरे पाकिस्तान को ही की है। बच्चों का इस तरह जाँ बहक हो जाना जब वो पढ़ रहे हैं और छत गिर जाना, दिस इज वेरी ट्रेजिक। 5 मरला जो होता है ना, वो कराची वालों को शायद इस तरह बेहतर समझ आए कि वो 120 गज का आप एक प्लॉट, आप उसको एरिया जो है वो समझ लें। ओके, कमिंग टू यू उम्मे फरवा, अभी आप बताइएगा कि आप अस्पताल के बाहर हैं, कितने बच्चे ज़ख्मी हैं, कितने रिलीज हो गए, और जो ज़ख्मी हैं और इंक्लूडिंग द टीचर, क्या उनकी क्या क्रिटिकल इंजरीज हैं, क्या उनको इंजरीज है? देखो हुमा, इस तरह से है कि जब ये वाकया पेश आया था, और फराज ऑलरेडी बता चुका है कि एक कमरा था जो कि अमूमन इन इलाकों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर एक ट्यूशन सेंटर होता है जो कि अमूमन एक कमरे का ही होता है। Sure. और एक ही टाइम पे ये 20 से ज्यादा बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, और जब वो छत गिरती है, जो बच्चे नीचे थे जिनकी उम्रें 5 साल से लेके 15 साल थी, उनके ऊपर छत गिरी। वो मासूम छोटे छोटे बच्चे, जो कोई 2 क्लास का था, कोई 3 का था, कोई 5 क्लास का बच्चा था, और जैसे गिरे वो मौके पे ही 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। और वहां पर जो वो बच्चे जो जख्मी हुए थे उनसे हमारी बात हुई। अच्छा, जब ये जख्मी हुए और जब इनकी लाशें निकाली गई तो इनको कान्हा हॉस्पिटल जो था वहां पे मुंतकिल किया गया। और जो बच्चे जख्मी हुए, किसी के पाँव पे चोट आई, किसी के चेहरे पे चोट आई, किसी के माथे पे चोट आई, और एक बच्चा इनमें है जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल बताई जा रही है। वो बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, और इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ही रिपोर्ट कर रही हूँ। बाकी बच्चे जो जख्मी थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं क्योंकि वो मामूली जख्मी थे। और जो 11 साल बच्चा है उसके सर पे चोट आई थी, और उसकी सेफ्टी के लिए मजीद के कोई उसको सर पे कोई खास किसी पॉइंट पे चोट तो नहीं लगी, तो उस वजह से उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, और अब यहाँ पे वो स्टेबल है। और यहाँ पे जितने बच्चे लाए गए वो पहले ही डेड थे, और उनकी बॉडीज पे बज़ाहिर कोई जख्म या चोट के निशान नजर नहीं आए, और वो मौके पे ही उसकी हलाकत हो गई। तो क्या बताया डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम वगैरह किया या जरा जायजा लिया, क्या दम घुटने से इनकी कुछ नहीं किया? तो दम घुटने से इनकी मौत वाकई हुई, या बाज इत्तलात ये भी हैं कि गर्दन की हड्डियां टूट गई बच्चों की? हड्डियां टूटने के ज्यादा चांस हैं क्योंकि वो लेंटर डला हुआ था, सीमेंट था, और उसपे जब मट्टी डाली जा रही थी। वो तो मासूम बच्चे हैं, 3 क्लास का बच्चा या 2 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा? किसी का बिफोर दैट मैटर, हाँ, जो ऊपर से सीमेंट आपके सर पे गिर रही है, एक छत, तो किसी को बच्चा हो या बड़ा हो। टीचर का बताएं कि टीचर का क्या हाल है? और ये 2 चीजें हमें जो न्यूज़ मिल रही है, वो घर टीचर का था?
बिल्कुल, अनीला उसका नाम है, 28 साल उसकी उम्र है और उसके भी सर पे और बाजू पे चोट आई और अनीला का ही वो घर था और वो वहीं पर ट्यूशन पढ़ाती थी। और जो ये ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे, उसमें उसकी खुद की बेटी भी शामिल है जिसके चेहरे पे चोट आई है। अच्छा, और अनीला उसकी जो खुद है की वो बेटी भी वहीं थी। घर के मालिक की कौन है? मतलब बेटी है, बीवी है, कौन है? या अनीला ने किराए पे लिया? क्या कहानी है ये जिसको गिरफ्तार किया है? घर का मालिक तो गिरफ्तार हो गया ना। हाँ, देखिए, अनीला का घर है तो यकीनन जो गिरफ्तार किया गया है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक तो होगा, रिश्ता तो होगा, लेकिन वो उस खातून ने फिल वक्त तो कुछ बताया नहीं। मुमकिन है कि वो आज कुछ बता दे या जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं वो बता सके कि उसका उनके साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि जिस टाइम पे छत गिरी है वहां पे मजदूर भी मौजूद थे और मजदूर भी मुमकिन है वो जख्मी हुए गिरफ्तार क्या? करने वालों में मजदूर भी हो। नहीं तो जो छत के ऊपर मजदूर चढ़े हुए थे और वो सारा मिट्टी वगैरह डाल रहे थे, तो वो भी तो गिरे होंगे ना साथ ही। यकीनन गिरे होंगे। देखिए, एक छत के ऊपर है और एक छत के नीचे है। बच्चे तो छत के नीचे थे, उन्होंने कहाँ से भागना था? नहीं, वो तो क्योंकि समझ ये आती थोड़ी है। पता था अभी कुछ देर में छत गिर जाएगी। मजदूर तो ऊपर थे, जब वो भी नीचे गिरे होंगे वो तो उन बच्चों पे ही जाके गिरे होंगे हाँ, ना? वो इधर उधर हो गए होंगे। अनीला की जो टीचर है उसकी अपनी बेटी भी जख्मी हुई है, आप बता रही हैं उम्मे फरवा? बिल्कुल जी, कल तक तो हमें यही बताया जा रहा था कि उसकी एक बच्ची वो उन बच्चों में भी शामिल थी जिसके चेहरे पे चोट आई है, लेकिन वो बच्ची कौन थी अभी तक वो सामने नहीं आ सकती है और इस हवाले से अभी मजीद कोई तफसीलात जो है नहीं बताई गई। लेकिन वो जो टीचर अनीला है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाजू पे हल्की सी चोट आई अच्छा, थी, अभी सर पे भी कितने थी। बच्चे एक्चुअली हॉस्पिटलाइज्ड हैं? सिर्फ एक बच्चा सिर्फ है एक जो बच्चा कि है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, बाकी जिसके सबको सर पे डिस्चार्ज कर चोट दिया है आई जो थी। दूसरे अस्पताल में थे बाकी भी। सबको बिल्कुल ऐसे ही। 14 बच्चे तो उसी वक्त, जी जी, वो तो उसी वक्त, टोटल 20 बच्चे जी थे। 20 बच्चे। जी। अच्छा, अच्छा, अहमद फराज के पास जाते हैं। अहमद फराज, अब इस वाक़े के बाद आपने कहा जी वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं कोई जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है, ज़ाहिर है उन्होंने तो उस वक्त इन्फोर्स कराना चाहिए था ना जब ये इसी तरह से लोग रह रहे थे, या इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी अपनी भी थे? नहीं, थोड़ा सा तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी सवाल जवाब होना चाहिए कि आपकी इन्फोर्समेंट किधर गई? किस ने दौरा किया है, क्या सोचा है, क्या कह रहे हैं हुक्काम जो इलाके के अफसरान हैं या लाहौर शहर को देखने वाले नुमाइंदगान हैं? Has anybody visited? क्या देखिए, कह ये जो जिम्मेदारी बनती है ना, ये बनती है ज़िली इंतज़ामिया की कि उनको गली गली मोहल्लों का विजिट करना चाहिए। उनके जो एसीज होते हैं, जो डीसीज होते हैं, वो किस लिए रखे होते हैं? उनका जो अमला होता है वो किस लिए होता है? वो सिर्फ रेडियो से पैसे बटोरने के लिए होता है? या ये जो यहाँ पर जो इन्होंने एक बाजार गर्म किया होता है, लोगों की जो शिकायत है वो क्या है कि इनका अमला जो है उनसे आकर रिश्वत लेता है। ये जो तारें गिरी हुई थी, इनको तारें नज़र नहीं आई पहले। और ये जो यहाँ पर ये वाक़या जो है, ये सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये पूरा इलाका ही ऐसा है। जिस तरह ये छोटे कस्बों में, छोटे मोहल्लों में इस किस्म के ट्यूशन सेंटर, और ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में इस किस्म के ट्यूशन सेंटर जो है वो बन भी जाते हैं, क्योंकि 2-3 माह में लोगों ने शायद बच्चों को ना जमा करके उनको पैसे वैसे भी कमाने होते हैं। तो ये क्या फीस इधर लेती थी? खैर, हम उनकी इंटेंशन पे तो सवाल नहीं उठाएंगे अहमद फराज। यकीनन बच्चों को पढ़ाना भी होता होगा और 2-4 पैसे भी बन जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी होती होगी। अब बताएं, आप जो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी ट्यूशन सेंटर्स हैं और गर्मियों की छुट्टियां यही होता है, अब कोई सर्वे हो रहा है या होगा जिसका ऐलान किया जाए कि हम सारे घर जो हैं, सारी बिल्डिंग्स चेक करेंगे कि इनकी क्या कंस्ट्रक्शन है, तामीरात क्या हुई हैं? सुना तो है जिला इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर ने भी कल ये कहा जी इसको बाकायदा चेक किया जाएगा। डीसी ने भी कल ये कहा था। मेरा ख्याल है सिर्फ वॉल सिटी में इन्होंने वॉल टू सिटी में घरों को चेक किया था, वो भी जब घरों की छतें गिरनी शुरू हुई थी, क्योंकि वॉल सिटी जो है वो एक जो है आपको पता है वो एक मखसूस था, वो हेरिटेज एक वो बना दिया उन्होंने, राइट जी, हेरिटेज इलाका है, वो तो उन्होंने चेक कर लिया। लेकिन ये पूरे शहर में, पूरे जो है ज़िले में ये किस तरह इसको चेक किए जाएंगे, इसको एक इनको बनाना पड़ेगा, कोई जियो टैगिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह इसको चेक किया जाएगा, किस तरह से इसका SOP बनाया जाएगा और क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। और अगर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तो उन पर क्या फिर अहकाम भी होगा कि नहीं होगा। ये तो आज एक वाक़या हो गया, कल एक वाक़या हो गया, तो ये इन्होंने कह दिया जी। अच्छा अहमद, ये एक काना का इलाका है एक ऐसा जिसमें आपने कहा कि जी चेकिंग करेंगे। लाहौर, हम कराची में मुतादिद ऐसे गिनवा सकते हैं इलाके, लियाकताबाद है, लियारी है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे मखदूश तामीरात हैं, जहाँ पे चेक होना चाहिए। लाहौर में और कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस चेकिंग की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के किसी और हादसे का इंतज़ार तो नहीं करना हम लोगों ने। बिल्कुल, आप देख लें, शादरा देख लें, शुमाली लाहौर देख लें, भगवानपुरा देख लें, आप बाटापुर की तरफ देख लें,
वहाँ पर जहाँ देहात हैं, जहाँ ये छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर इस किस्म की कच्ची आबादियाँ हैं। यहाँ के मखदूश इमारतों के कई घर हैं, कई सैकड़ों घर हैं। और जब बारिशें होती हैं, ये पता चल जाएगा ना, ये मानसून आ रहा है ना, बारिशें होंगी, जिस तरह छतें गिरेंगी, इनका भी पता चल जाएगा ज़िली इंतजामिया के इन्होंने क्या इंतजाम किए, इन्होंने क्या चेकिंग की, क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने विजिट किया है, क्या इन्होंने चेक किया है कि कौन सी मखदूश इमारत है उसको खाली करा लिया जाए। ये ऐसा सिर्फ बयानात में होता है, ये प्रेस रिलीज में होता है, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। हर बारिश में, हर मानसून में कई छतें गिरती हैं, कई लोग मर जाते हैं। अच्छा, हम जरा समझने की ये कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ अक्सर हमने देखा है जब कराची में कोई इस किस्म का हादसा हो, कोई बिल्डिंग गिर जाए या सिमिलर, तो इवन रेस्क्यू सर्विसेज का वहाँ पहुँचना कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इतनी तंग गलियाँ होती हैं, इतनी टाइट स्पॉट्स होते हैं कि वहाँ पहुँचा भी नहीं जा सकता। उमे फरवा, आप बताएं कि जगह जो हैं, जैसे काना की एक हम एग्जांपल ले लें, क्या इनको भी हम उसी तरह की जगह समझें? अभी जो इंसिडेंट हुआ था, रेस्क्यू सर्विसेज फौरन पहुंच सके थे, हैवी मशीनरी, वो मलबा उठाना नहीं थी यहाँ पे, वो तो और नुकसान देते। कल मैं देख रहा था। अच्छा, खैर एनीवे, तो वो जरा इलाके को हमें एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जिस इलाके में जिस तरीके से अभी फराज खुद भी बता रहा है कि ये कोई, मैं लाहौर के अगर पोश इलाकों की बात करूं, ये लाहौर का कोई पोश इलाका नहीं है। जी जी, ये गरीबों की जगह है जहां पर वो बेचारे मजदूरी करके, पता नहीं वो किस तरीके से वो सब चीजें इकट्ठी करके एक छोटा सा कमरा बनाते हैं जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से अभी मानसून की भी बात हो रही है, जब बारिशें होंगी तो छतें गिरने के वाकयात सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में ही होते हैं। और ज़िले इंतजामिया इन इलाकों को भूल जाती है क्योंकि उनका फोकस पोश इलाके और उसके सराउंडिंग के इलाके ही होते हैं। आपको कभी वो ये नहीं कहेंगे कि फलां जगह के ऊपर ये इलाके जो हैं, जो बनाए गए हैं, जो कि काहना जो है लाहौर का ही इलाका है, वहां पे भी जगह ऐसी हैं, छतें ऐसी हैं जो कि प्रॉपर मजबूत घर नहीं बने हुए। इन लोगों के पास ना तो कोई आता है ना इन्हें देखता है। और ये कल ये छत गिर गई तो ये वाकयात सामने आ गए तो हम शोर मच गया कि 14 बच्चे चले गए। 14 घरों में इस वक्त जो वावेला मचा हुआ है, एक एक घर के अंदर 2-2 जनाजे उठे बच्चों के। यहाँ एक जनाजे के बारे में सोचा जाए तो दिल कांप उठता है, वहाँ 2-2 बच्चों की जनाजे उठे। और एक घर नहीं है, 3 से 4 ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने 2-2 बच्चे खो दिए। अब क्या इस वाक़े के बाद से ज़िला इंतजामिया को एहसास हो रहा है? इससे पहले ज़िला इंतजामिया को नहीं पता कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि हमेशा फोकस उन इलाकों को किया जाता है जो पहले से ही बेहतर अच्छा है। आप बताएं जरा, बिल्कुल, और इस बात की समझ आ गई, ये सिर्फ लाहौर का ही मसला नहीं है, ये हर जगह क्या है कि ये इग्नोर्ड ही होते हैं जब तक ऐसे इस किस्म का कोई हादसा ना हो। लेकिन चूंकि अब हादसा हो गया और अब बारिशें भी कल परसों से शुरू होने वाली हैं मानसून की, अहमद फराज, आपको लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे, कि कोई चेकिंग हो? और ख़ास तौर पे ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आप बात करें, ये पूरा जो महकमा होगा इन्फोर्समेंट का, उनसे भी 2-4 सवाल होने चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या इन्फोर्स कराया आपने अब तक? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, उनसे सवाल नहीं होने चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। That's right. पहले वो कहाँ थे, उनको सब पता होता है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हर जिले में, हर तहसील का, हर जो डिवीजन होती है उसके इन्फोर्समेंट होते हैं, उनके एसी होते हैं। ये इलाका जो है, ये एसी जो है यहाँ का मॉडल टाउन, ये उसके इलाके में आता है, ये उसी के उसमें जुरिडिक्शन में आता है ना। तो ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो था ये काने का था, यानी कि ये पूरी टीम होगी ना सिर्फ ये मॉडल टाउन का ये जो इलाका है, बल्कि सिटी का, सदर का और दूसरा कैंट का, उनको भी इस तरह चेक करना चाहिए। ये तो इनको जब तक ये बाहर निकल के ये तमाम इलाकों को इस तरह चेकिंग नहीं करेंगे तब तक ये वाकयात को नहीं रोका जा सकता। वॉल सिटी में एक बड़ा अच्छा एक काम हुआ था, उन्होंने वहाँ पे जियो टैगिंग की और जो घर मखदूश थे, पुराने थे, उन घरों को उन्होंने नोटिस किए, उनको वहाँ से खाली कराया। अल्लाह का शुक्र है कई साल से वहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन शहर में दूसरे मुकामात पर जहाँ ये कच्ची बस्तियाँ हैं, जहाँ इस किस्म के कस्बे हैं, जहाँ इस किस्म के इलाके, वहाँ पर वाकया जो है वो तवातर के साथ हो रहे हैं। और अब ये मानसून की बारिशें होनी है, आप देखिएगा मानसून की बारिशों में जो खबरें आती हैं, छत गिरने से, दीवार गिरने से, जो लोग जहाँ वहाँ होते हैं वो इन्हीं इलाकों में होते हैं। जाहिर ऑब्वियसली हमें सारी कंसंट्रेशन होगी पॉश इलाकों, लेकिन पॉश इलाकों में ऐसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उमे फरवा अहमद फराज। एक दफा फिर सॉरी, इस बात पे तो बात करनी है। बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे हैं और हर इलाके में हर तबके के जो हैं माँ बाप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें और छुट्टियाँ जो हैं उसमें बिल्कुल वेले ना हो जाएं और बिल्कुल उनको अपनी पढ़ाई के साथ जो है ट्यूशन वगैरह लेनी है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें, खुद जाके भी देखें कि वो किस जगह जा रहे हैं। ये इतनी कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं, छतें गिरना, दीवारें गिरना। अभी दीवार गिरने वाला तो पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ है,
तो यू हैव टू बी अ लिटिल इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल। आपको आप पूरा समर 3-4 हफ्तों के लिए बच्चे कहीं आप भेज रहे हैं, बात तो अच्छी है इन प्रिंसिपल, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि भेज किधर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये बात अब्दुल्ला, ये पॉश या वेल्थी लोगों, ये उनकी बातें नहीं है, उनके मसले कुछ और हैं। ये उसकी बात है कि एक कॉमन सेंसिकल बात है कि जाके देखें तो सही वो सेफ जगह है जहाँ बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं वो दीवारें, वो छतें इस काबिल हैं, वो इतनी मखदूश तो नहीं है। ज़ाहिर है कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इस इलाके में हम कोई ट्यूशन सेंटर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो देख सकते हैं कि ये छत कल को आपके बच्चों पे गिर ना जाए, खुदा ना खास्ता। और बाय द वे मेरा ये भी सवाल है अब्दुल्ला, आई एम सॉरी, एक ही जगह में 0 to 16 साल 35 बच्चे, मतलब एक ही वक्त में, मतलब ये क्या हो रहा था, ये भी सवाल है। और ये एक ही पता है और एक ही टीचर। थोड़ा सा मैं इसका कंपैरिजन इस चीज़ से भी दूंगी कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एटलीस्ट कराची में तो हमने ये देखा है कि झूले गिर जाते हैं, मतलब वो जंग लगे होते हैं और इतने बड़े बड़े फेरिस व्हील गिर रहे हैं, और ये भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तब भी हम यही कहते हैं कि अगर आप बच्चों को पार्क लेके जा रहे हैं या कहीं इस किस्म के हैं तो थोड़ी सी अपनी तहकीकात कर लें कि इस काबिल भी ये चीज़ है कि हम अपने बच्चों को ये राइट्स लेने दें कि नहीं। दीज आर ऑल थिंग्स कि आप अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस तरह करके उनको छोड़ नहीं सकते। भाई आप झूले जी पढ़ने जा रहे हैं, वेरी गुड, झूलो एग्जांपल दी है। मतलब जो झूले हमारे बहुत सारे पार्कों में ऐसे लगे होते हैं जो इंतहाई नाकिस होते हैं और नजर आ रहा होता है कि जंग आलूद हैं, आप अपने बच्चों को उस पर बिठाने का रिस्क लेंगे? मैं तो नहीं लूंगा। वो लेते हैं ना, कुछ लोग लेते हैं और हमारे सामने ले रहे होते हैं। सो ओ कोई गल नहीं जी, खैर है। हाँ। ये जो कोई गल नहीं, ये खैर है, एटीट्यूड ऑफ है, ये मसला है। ये एटीट्यूड ऑफ है। तो लिहाजा प्लीज और थोड़ा सा शऊर अपने अंदर लाएं। और अगर आपको लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हमने कैसे क्लासें कर ली हैं, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होते हैं ना, इनका काम है कि आपको सुने। एटलीस्ट आप उनके दफ्तर जाके बता तो सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। आई नो इट्स ईजियर सिटिंग हियर एंड सेइंग दैट, लेकिन 2-4 मोहल्ले के इकट्ठे होके तो पहुंच सकते हैं ना। कोई मोहल्ला कमेटी होती है, मतलब उसमें बुजुर्ग होते थे, कोई आई एम श्योर अगर आप जाएं और कुछ कंप्लेन करें ऐसी चीज़ों की तो सुनवाई होगी। जिस तरह अहमद फराज अभी ये तारों की बात कर रहे थे ना, सो डेंजरस, खास तौर पे एक बूंद एक बारिश होनी है और इसका भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर सीन हो सकता है, तो उसको भी ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली चेक कर। अभी बारिश की बात कर ही रही हैं आप, तो पानी की बात करेंगे। पानी हर मुल्क की लाइफलाइन होता है। मुल्क भर में आज से मानसून सीजन शुरू हो रहा है। पिछले साल पंजाब ने बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना किया। हुकूमतें हालात से निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं, बहुत देर ही से सही, लेकिन पाकिस्तान नए डैम्स पर भी काम कर रहा है। मगर इस वक्त सबसे अहम मसला भारत से सिंतास मुआहदे की पासदारी कराना है, जिसे गुज़श्ता साल पाकिस्तान से जंग में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत ने एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि सिंतास मुआहदे को कोई मुल्क भी अपने तौर पर ख़त्म करना तो दूर, मतलब आप छेड़ भी नहीं सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते अबाउट दैट। पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। और कल इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वफाकी वुज़रा, आबी माहिरीन ने शिरकत भी की। और कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर क्लियर कर दिया कि किसी सूरत आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश रेड लाइन है बेसिकली, उन्होंने ये कहा। और मुखालिफ फरीक जो हैं वो जान ले कि ऐसी किसी कोशिश की क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है। एक्चुअली उनका क्या कहना था, लेट्स हियर हिम। The Indus Water Treaty was not a favor given to Pakistan. It was a solemn international settlement. It was brokered in the shadow of partition because the rivers of Punjab and Sindh could not be left to the mercy of anger. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. Our message must be clear. Any move to block, divert, manipulate, or potentially politically control Pakistan's rightful waters will not be treated as routine engineering. It must trigger a whole of the state response: legal, diplomatic, economical, political, informational, national security preparedness, and even military response. Pakistan's position must remain immovable
The treaty lives. India's obligations are live. Pakistan's rights live. We need a new international convention against the weaponization of waterways. It must apply to maritime choke points like Hormuz, to transboundary rivers like the Indus. It must prohibit the use of civilian water dependency as a coercive instrument. It must create emergency injunctions against unilateral treaty suspensions. It must impose automatic international scrutiny on projects that threaten downstream survival. बिल्कुल बात सही की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर ना समझा जाए बेसिकली, और इसको भी अगर इन्होंने कोई गलत तरीके से लिया तो भुगतना उनको पड़ेगा और भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। भारत जंग के बल्कि इनफैक्ट व्हाई डोंट वी शो यू व्हाट ही सेड, फॉरगेट एवरीथिंग। सुनिए। Water is the lifeline of the 250 million people, our nationals, our agriculture, our security, energy production, and economic development depend upon the uninterrupted flow of the three western rivers to Pakistan. Protecting these waters is therefore a matter of vital national interest. Ladies and gentlemen, we sincerely advise India against sowing the seeds of war and jeopardizing the peace and security of our region. We must seek to promote peace in South Asia by addressing all outstanding issues. Pakistan has consistently sought to resolve differences through dialogue, diplomacy, and the treaty-based mechanisms agreed by both parties. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हर सूरत से मुमताज़ मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ है। मुआहदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने बेसिकली भरपूर अंदाज में पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अगर भारत कंटिन्यूज टू डू दिस, इसके रिपरकशंस होंगे एंड दिस इज़ आवर रेड लाइन। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गॉवे ने सेमिनार से खिताब में बताया कि उन्होंने भारतीय टीवी पर भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने से पहले सोचना पड़ेगा। As far as Indus River is concerned, India is not exactly the upstream country. And China and Pakistan, fully respecting each other, can really do many things together to make sure the IWT clauses should be strictly abided by. We could also start to think about a trilateral agreement involving China, India, and Pakistan, the three countries constituting the real upstream country, the midstream country, and the downstream country, to make sure that the flow of the water should not be interrupted and should be better managed. अच्छा, इस सेमिनार में मैं आपको बताया हमने कि बहुत से लोग थे और रशियन एक माहिर हैं डॉक्टर रुक्सोलाना ज़ेकोन, उन्होंने भी कहा कि भारत की यकतरफ़ा पॉलिसीज़ बैनुल-अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं और सिंतास मुआहदे में यकतरफ़ा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं है। और So everybody actually agreed on this point. और ये माहिर कानून अहमद बिलाल सूफ़ी का कहना था कि भारत के सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। और कमिश्नर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह ने बताया कि भारत अगस्त 2023 से मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा है। भारत का मुआहदे को एकतरफ़ा मुअत्तल रखना मुकम्मल गैर कानूनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बहुत सी बातें हुई और बड़ा ही ये इफेक्टिव सेमिनार रहा जो कल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया शराज जमील मेमन साहब ने, जो कि साबिक एडिशनल कमिश्नर हैं इंडस वाटर के। शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अभी मॉनसून सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है बिल्कुल आजकल में ही, और कहा जाता है कि हमारे पूरे खित्ते के लिए ये सीज़न पानी के सालाना बजट की तरह है और पूरे साल का हिसाब
हिसाब किताब जो है इसी में हो जाता है। क्या इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी? एंड ये कहना कि दिस इज़ पूरे साल का जो पानी है वो अभी जमा होता है, और इज़ दैट ट्रू? मानसून के 3 महीनों में हमें जो है वो बारिशों के थ्रू 80% पानी तकरीबन जो है वो दरियाओं में मानसून के महीनों में बहता है, और बकिया जो है वो 9 महीनों में सिर्फ 20% पानी बहता है, जो स्नो मेल्ट होता है या आपके सर्दियों की हल्की बारिश हो जाती है उससे आता है। तो मानसून, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही अहम जो है ना वो एक फिनोमेना है कुदरत का, पानी की सप्लाई के लिए। इसमें 3 महीनों में हमें 80% दरियाओं में पानी मिलता है बारिशों के थ्रू, जो मानसून बे ऑफ बंगाल से शुरू होता है और वो आके पूरे जिसको बर सग़ीर कहते हैं, इंडो पाक, उसको उसमें सारी बारिशें जो है ना उसी मानसून के सिस्टम से। इस सीज़न में इंडस वाटर ट्रीटी के मुनसिफाना नफाज की ज़रूरत आम दिनों से कहीं ज़्यादा होती है। भारत धमकियाँ तो जाने कब से दे रहा है, लेकिन वो ये माहिदा नहीं मानते। लेकिन अमली तौर पर क्या भारत कोई शरारत करने की पोजीशन में भी है? अगर इस के हवाले से देखा जाए, मानसून के हवाले से, तो इसमें जो अहम जो है नुक्ता है वो फ्लड इंफॉर्मेशन का है, क्योंकि दरियाओं में पानी ज़्यादा आता है, फ्लड आते हैं तमाम दरियाओं में, हर साल नहीं तो कुछ 2, 3, 4 साल बाद बड़े फ्लड आते हैं तमाम दरियाओं में। तो उसके रेफरेंस से जो है वो जो है जो फ्लड इंफॉर्मेशन इंडिया की तरफ से हमें दी जा रही थी, वो जो मुनक़ता कर दी गई 2019 में, वो बहुत एक बहुत ज़रूरी एक जो है ना उसका था। दो कि ये इसका हिस्सा नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी का जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। ये 1988 के रावी की सुपर फ्लड के बाद ये 1989 में एक माहिदा हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, दोनों कमिश्नर के दरमियान, के वो एक बहुत एलैबोरेट माहिदा का था, और उसमें ये तय पाया था कि वो एक 3 महीनों के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक दोनों दफ्तरों में, न्यू दिल्ली में और लाहौर में कमिश्नर्स के दफ्तरों में सेल बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे 1 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक। तो जो है वो सब उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन के तरीका ये था कि अगर नॉर्मल फ्लड है तो वो दिन में 1 दफ़ा देंगे, अगर वो कोई हल्का फ्लड है तो वो दिन में 2 दफ़ा। इस तरह जैसे जैसे फ्लड की जो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वो 6 दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, अगर हाई फ्लड में आ जाता है तो हर घंटे के बाद वो इंफॉर्मेशन हमें टेलीफोन, फैक्स और जो अवेलेबल ज़राए हैं, अब जो कि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो फैक्स और टेलीफोन पे ही किया। अब वो 1919 में ये माहिदा जो है इंडिया ने यकता तौर पे ख़त्म कर दिया, लेकिन इसमें कुछ हमारी तरफ से जो कुछ इक़दाम लिए गए जो ट्रीटी के मुखालिफ थे उसका उन्होंने इसका जवाब बनाया कि इंडिया ने, पाकिस्तान ने, क्योंकि ट्रीटी के अगेंस्ट जो है ना वो वर्ल्ड बैंक को दरख्वास्त की है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने की, इसलिए हम जो है ये माहिदा ख़त्म कर रहे हैं, और क्योंकि ये ट्रीटी में शामिल नहीं है तो हमें यह इसका हक़ है। लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल जो है वाटर मैनेजमेंट मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में यह है कि कोई भी ऊपर का फरिया जो है वो रिपेरियन नीचे वाले को फ्लड की इंफॉर्मेशन मुहैया करेगा। तो उसमें उन्होंने इसका तरीका ये बनाया कि अगर कोई हाई फ्लड होता है, नॉर्मल या लो फ्लड में तो नहीं देते, लेकिन हाई फ्लड में वो अपने हाई कमीशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो अगर हमारे 3 दरियाओं में पानी आ रहा होता है, या उनके भी जो उनको मिले हैं ईस्टर्न रिवर्स, रावी, सतलज, ब्यास, उसमें भी अगर पानी आ रहा होता है हाई फ्लड तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया। शिराज साहब, ये भी बता दें कि पाकिस्तान इस बार पहले से ज़्यादा बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि हम क्या चाहते हैं, और पहले से ज़्यादा सख्त अल्फाज में पैगाम भी दे रहे हैं कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया तो इसे रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। आप समझते हैं कि इंडिया को ये बात समझ आ गई है फाइनली? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़े सीधे अल्फाज में जो है ना वो वार्निंग दी जा रही है कि अगर वो पानी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो अभी तक जो है उन्होंने जो इक़दाम ले रही है उससे तो बाज़ाहिर ये लगता है कि वो
उसको सीरियस नहीं ले रहे, और वो दरिया चनाब पे ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान का दरिया है उस पर वो ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो मुतनाज़ हो सकते हैं, और उसमें से वो पानी ये भी इस एक प्रोजेक्ट जो है ना वो मंजर आम पे आया है कि उसका दरिया चनाब का पानी वो टनल के थ्रू जो है ना वो उसमें मुंतकिल कर रहे हैं दरिया ब्यास में जो उनका दरिया है उस पर। ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है जिसमें दरिया चनाब का पानी कम हो सकता है। तो इसीलिए टीटी की फौरी तौर पे बहाली जो है ना वही एक तरीका है कि ये टीटी बहाल की जाए और फिर दोनों फरीक बैठ के उसको जो है ना वो इस पर बातचीत करें, और जगह जो मुतनाज़ मंसूबे हैं उनको उसी तरह से उनको तब्दील किया जाए। और पहुँचा शिराज जमील मेमन साहब। ओके, मसले हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक और मसला तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि जब ये मुहिम शुरू हो तो प्लीज़ अवेल इट। और हम बात कर रहे हैं पोलियो वैक्सीनेशन की, और मुल्क में पोलियो के ख़ात्मे की मुसलसल कोशिशें जो हैं, आपको पता है कि वो नताइज भी उसके मिल रहे हैं, लेकिन माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की बदस्तूर मौजूदगी जो है वो बता रही है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, और चैलेंजेस कम ज़रूर हुए हैं मगर ख़त्म नहीं हुए। सो वी हैव टू बी एट इट। मई 2026 में मुल्क के मुख्तलिफ अजला से हासिल किए गए सीवेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक सिंध में कश्मोर, कंबर, कराची के ज़िला शर्की और कराची के ज़िला गरबी के सीवेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। तहम मुख्तलिफ नमूनों की तादाद पहले के मुकाबले में काफ़ी कम है। सो जो अफेक्टेड सैंपल्स हैं वो कम हुए हैं, परसेंटेज कम हुई, बट इट नीड्स टू बी जीरो होना होता है ज़ाहिर है। बलोचिस्तान में डेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसी तरह पख्तूनख्वा में पेशावर और बन्नू में सीवेज नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज गुड, दिस इज बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमारा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। अगर पंजाब नेगेटिव में है, इस्लामाबाद नेगेटिव में है, देन वी हैव मेड प्रोग्रेस एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देयर एज वेल। आपको बता दें कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची डिवीज़न में 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए हैं, और ये बड़ी कामयाबी तो डेफिनेटली है। रवा माह के आखिरी हफ्ते में कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ, जुमान पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस। यस, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद इसलिए कहेंगे, मुबारकबाद तो खैर एसेंशियली तब बनती है कि बिल्कुल ही पोलियो जी ख़त्म हो जाए फ्रॉम द कंट्री, बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे एज वेल, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होते होते नंबर्स बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए पिछले कुछ सालों में हमने देखा, और अब लगता है कि काम हो रहा है और देयर आर सम सक्सेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई थिंक मुबारकबाद के लायक तो वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई है, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो हमारे माशरे में हैं, आपको पता है। उसके बावजूद ये फेथ रखना कि यही वैक्सीन हमें रेडिकेट करेगी, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए अपने उन वालिदैन को जो पिछले 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकेंडली ये है कि पोलियो इज सच लाइक एक ऐसा ट्रिकी किस्म का बिजनेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसमें आप इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट अंटिल यू हैव जीरो फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि एरेडिकेशन की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप यू हैव टू बी फ्री फॉर एटलीस्ट 2 years टू बी इवन सर्टिफाइड, कि आपको अगर सर्टिफिकेशन मिले मुल्क पाकिस्तान दुनिया में पोलियो फ्री करा पाए। सो डेफिनेटली कराची ने बहुत इम्प्रूव किया है। हम 2025 में 90% प्लस पॉजिटिव सैंपल्स पे थे। पॉजिटिव मींस कि जब जिसमें वायरस पाया गया, उसके बाद फिर हम 83% पे आए, और इस 2026 में हम ऑलमोस्ट 30% पे हैं। तो बहुत स्टेडी डिक्लाइन है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल सिंध में देखें तो 29 सैंपल्स हैं, उसमें इस वक्त सिर्फ कराची में एक पॉजिटिव है, और 27 हमारे जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कराची है, बिकॉज इट्स अ बिग ट्रांजिट सिटी और एम्पलीफायर है वायरस का। तो ओवरऑल जिस तरह आपने कहा बाकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, पिंडी, ये नेगेटिव हैं, जो कि ऑल्सो हमें बहुत हेल्प करते हैं जी।
बेसिकली डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है ये आपने कहा कि हमारा स्टडी डिक्लाइन है, इफ वी कंपेयर दी स्टैट्स टू 2025, बड़ी इंकरेजिंग बात है, जाहिर है। व्हाट हैज़ वर्कड, मतलब अगर हम पंजाब से कुछ सीखें, हम इस्लामाबाद से कुछ सीखें और फिर बाकी जहाँ जहाँ रह गया है, यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करें तो हम कराची में अगर 12 में से 11 नेगेटिव हैं तो जो आ रहे हैं पॉजिटिव वो भी ख़त्म हों, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हम चैलेंजेस समझते हैं, फिर बलूचिस्तान के भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। सो आप हमें समझा सकते हैं कि जहाँ से अभी भी पॉजिटिव हैं सैम्पल्स, हाउ कैन वी ओवरकम इट? देखिए, इस वक्त इसको हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान अकेले इससे नहीं लड़ रहा। एज एन एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ लड़ रहा है। तो हमारे जो 2 रीजन्स आपने बताए हैं उसको हम एक नॉर्दर्न कॉरिडोर कहते हैं, जो पेशावर उधर उस साइड पे नंगरहार के साथ, और सदर्न कॉरिडोर जो कि कंदहार और जिस तरह आपने कहा चमन कोयटा ब्लॉक, जो जिसको हम कोयटा ब्लॉक कहते हैं, जिसमें 4 अजलात हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैलेंज है वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, ठीक है जी, पॉपुलेशन की, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है ना, ये इट कैन नॉट बी स्प्रेड, लाइक ये किसी और तरीके से फैल ही नहीं सकता। तो जो ह्यूमन मूवमेंट होगी तो उसके साथ वायरस की मूवमेंट होगी। तो एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है डेली बेसिस पे। वो आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको भी पता है कि हमारे बस स्टैंड्स एनी टाइम भरे होते हैं, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स। तो एक तो मूवमेंट पैटर्न है। इसके अलावा हर प्रोविंस के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, इसलिए पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है वो ओवरऑल तो एक प्रोग्राम है, लेकिन अंदर खाने ये 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डायनामिक्स हैं। हमारे पास स्टिल मिसकंसेप्शन है एरियाज़ में, लोग अभी भी पोलियो वैक्सीनेशन को डाउट करते हैं और बच्चों को छुपाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको वायरस की फ्री सर्कुलेशन मिलती है। सिक्योरिटी की चैलेंज जिस तरह आपने कहा है कि हमारे पास एक्सेस चैलेंजेस हैं, हमारे वर्कर्स जो हमारे बहादुर वर्कर्स हैं जो एक्चुअली इरेडिकेटर्स हैं, उनको आपको पता है कि मौसमी जो हालात हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस वो भी आते हैं, घरों के अंदर भी चैलेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल हमारे ये मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जिसकी तरफ हम अगर पॉइंट आउट कर दें और उसको हल कर दें। लेकिन जिन एरियाज़ में आपने कहा है ना कि व्हाट हैव वी लर्न, जिन एरियाज़ में हमने इम्प्रूव किया है, इंक्लूडिंग कराची, जो 11 सैंपल्स आप यकीन करें पिछले 2023 से ये पॉजिटिव हैं, 12 के 12 ऑलमोस्ट। तो इट्स लाइक जो हमने किया है वो ये है कि कंसिस्टेंटली वैक्सीनेटिंग एंड कम्युनिटी के पास जाना और उनके कंसर्न सुनना और कम्युनिटी फीडबैक लूप्स लेना, रिफ्यूजल के जो क्लस्टर्स हैं उनको ब्रेक करना। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब, सॉरी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या कंसर्न्स होते हैं कम्युनिटीज़ के? मतलब एक रिफ्यूज़ल इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हम अभी तक ज़ीरो पे नहीं गए, या फिर रीच नहीं होती पोलियो टीम्स की? मतलब और फिर जब बातचीत होती है और जहाँ आप कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेसेस हुई हैं, वहाँ उनके कंसर्न्स क्या थे जो आप लोगों ने एड्रेस किए? जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास जो रिफ्यूज़ल है वो तो अब सबसे कम रह गया। हमारे पास टोटल पाकिस्तान में लास्ट जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है उसमें 52,000 रिफ्यूज़ल रह गए थे पूरे पाकिस्तान में, 4.5 करोड़ बच्चों में ऑलमोस्ट 52,000 रिफ्यूज़ल, जो कि बहुत छोटा नंबर अब रह गया। तो लेकिन जो क्लस्टर्स में हैं, जो आप कहते हैं ग्रुप में है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 30,000 के करीब कराची में है, ठीक है जी। तो 52,000 में से अगर 30,000 कराची में, तो हमने उनको एड्रेस किया है। वो रिफ्यूज़ल हम कैंपेन्स के दौरान उनके पास जाके उनको एड्रेस करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे पहली बात ये है कि मिसकंसेप्शन, अभी भी लोग वैक्सीन को यानी कोई हमारे यहाँ ये देख लें कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऐसा है कि बीमारी के बाद हम इलाज कराना चाहते हैं, बीमारी से पहले उसकी रोकथाम नहीं करते। तो वैक्सीन्स का ओवरऑल एक कंसेप्ट है, इतना प्रिवेल नहीं करता पाकिस्तान में। सेकेंडली ये है कि क्योंकि एक बहुत प्रोलॉन्ग प्रोग्राम हो गया, 30 साल से हम रोज़ाना के हिसाब से जा रहे हैं, तो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा, और ये बार बार जो हम वैक्सीन दे रहे हैं क्या इसके कोई मुज़र असरात तो नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली रिलीजियस रीजंस भी हैं कि ये हलाल है, हराम है वो। इसके अलावा चौथी चीज़ जो है डायरेक्ट रिफ्यूज़ल्स होते हैं ड्यू टू एनी इश्यूज़, किसी के हाँ हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो हमें बॉयकॉट कर जाते हैं, डिमांड बेस्ड। पानी नहीं आ रहा तो पानी दें। अच्छा, कराची में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इश्यूज हो सकते हैं कि जी डिमांड्स हैं, लेकिन कराची एक ज़ाहिर है एक मेट्रोपोलिस है, एक शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे भी रिफ्यूज़ल्स का आना और इतनी बड़ी तादाद में आना हैरानी भी होती है, क्योंकि हम ये तवक्को करते हैं कि कराची में बच्चे अस्पतालों में या मटर्निटी होम्स में ही पैदा हो रहे होंगे, घरों में नहीं डिलीवरियाँ हो रही होंगी, तो वो तो पहला काम यही करते हैं कि आपके बच्चे को पैदा होने के मतलब अगले 12 घंटे के अंदर ही पोलियो के कतरे जाते ही जाते हैं। और फिर वो माँ बाप की थोड़ी सी अवेयरनेस तो हो ही जाती होगी कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो हमें किस बन्नू में समझ आता है, हमें कराची में क्यों ये नज़र आता है?
सबसे पहले तो आई थिंक आप माशाल्लाह दोनों यू हेल फ्रॉम कराची एंड आई हैव बीन विजिटिंग कराची एज वेल। तो कराची इज नॉट अ मोनोटोनस सोसाइटी। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे इट्स नॉट इट्स हाँ एग्जैक्टली इट्स अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो आपको ये हैरानी होगी कि बनू के लोग यहाँ पे भी रहते हैं, वजीरिस्तान के लोग यहाँ पे भी रहते हैं, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट अजला से आते हैं। इट्स नॉट कोई एक कल्चरल या एथनिक कोई एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप है जहाँ ज्यादा रिफ्यूजल है? जी, हमारे पास डेफिनेटली स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारे एक ही माहौल में रहते हैं। प्लस ये कि हमारे पास कराची इज़ अ मिक्स ऑफ अर्बन एंड स्लम पॉपुलेशन। तो अर्बन में तो आपको पता है कि बर्थ सारी हॉस्पिटल्स में होती है, लेकिन स्लम में अभी भी जो है ना वो बर्थ प्रैक्टिस उस तरह नहीं है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर उस तरह नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये फैलता है। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं। तो इट्स नॉट कि कराची को एज अ मोनोटोन हम देखते हैं। जी बिल्कुल जी, यू राइट, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह उन चैलेंजेस को ओवरकम भी कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर 1-2 साल में हमारी जब आपसे बात होगी तो हम 0% रिफ्यूजल्स पे आ चुके होंगे और 100% पोलियो फ्री हो गए होंगे। has certainly paid off, और hats off to all those polio workers, सलूट और सलाम हो जो घर घर जाते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, सैलाब हो, बर्फ हो, डॉक्टर इसरारुल हक, थैंक यू। वो जाते हैं और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और अपनी जान भी बाज़ जगह जोखों में डालते हैं। क्योंकि लिटरली हमारा इस फोरम पे बैठे हुए रिफ्यूजल्स की जब बात होती है ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो सही चीज़ है, जो आपके बच्चे के फ़ायदे की चीज़ है, कैसे कोई ना कर सकता है। सो वी कैन ओनली इमेजिन कि जब पोलियो वर्कर्स वहाँ जाते होंगे और उनको रिफ्यूज़ल मिलती होगी तो वो किस तरह डील करते होंगे और कन्विंस करने की कोशिश करते होंगे। इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट इज़। अच्छा जी, देख लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन। यस, स्टे विद अस। अच्छा जी, और कुछ बातें करते हैं। देयर इज़ सम गुड न्यूज़ एज वेल। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला देते हुए वाजे कर दिया है कि शादी के मौके पर दुल्हन को मिलने वाले जेवरात उसकी ज़ाती मलकियत हैं। तो अगर आपकी सास अब वलीमे के अगले दिन आपसे जेवरात मांगे तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो फिर भी मांगे और बहुत ही बात आगे बढ़ जाए, यू कैन टेक देम टू कोर्ट बेसिकली। तो बेसिकली ये जो जेवरात हैं जो आपको दिया जा रहा है, इसको कोई और छीन नहीं सकता। और इस फैसले को इस फैसले को ख़वातीन के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बरदस्त फैसला करार दिया जा रहा है। और अदालत ने शौहर की अपील मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बात कहाँ से आई है हम आपको बता रहे हैं। और फैसला जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। फैसले में बता दिया गया है कि शादी पर मिलने वाले जेवरात और दीगर तहाइफ खातून की मलकियत हैं और उसे शौहर, सास, ससुर, दीगर ससुराली रिश्तेदार जो भी हैं वो उसको नहीं ले सकते। बेसिकली वालिदैन, रिश्तेदारों या दोस्तों की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना, ब्राइडल गिफ्ट सिर्फ दुल्हन की मिल्कियत तस्वुर किए जाते हैं। अदालत ने करार दिया कि दुल्हन से जेवरात या तहाइफ लेना इसे गैर कानूनी अंदाज में मिल्कियती हुकूक से महरूम करने के मुतरादिफ है। वो है ना हमारे यहाँ ये ट्रेंड के जी, अच्छा शादी हो गई है, हमारे पास रखवा दो। और ये रखवा दो क्या मतलब? एक कौन सी औरत आ रही है जिसके पास खुद कोई जगह नहीं है रखने की? वो रखवाने के चक्कर में लिए जाते हैं और फिर बाज़-औक़ात वो गायब भी हो जाते हैं, हड़प हो जाते हैं या आगे शादियों पे चले जाते हैं। सो शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कब्जा या इनका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद करार दिया कि किसी भी तोहफे की मिल्कियत का तयन इस नीयत की बुनियाद पर किया जाएगा कि जिस मकसद के लिए वो तोहफा दिया गया था। फैसले में कहा गया है कि बीवी अपने जेवरात, जहेज़ और ज़ाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। सो एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है तमाम उन खवातीन के हकूक़ के लिए जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है। आमना कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। किस सूरत में खातून की मिल्कियत है? क्या तलाक या खुला लेने की सूरत में भी ये जेवरात खातून की मिल्कियत रहेंगे? ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है। जी आमना, क्या हाल है आपका? वेलकम आमना जी। हमें बताएं पहले तो जिस केस के ऊपर ये रूलिंग आई उसमें क्या चल रहा था, ताकि हमें और हमारे देखने वाले लोग जो है उनको भी समझ आए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इस केस में तो जो सोना था उसकी जो ब्राइड थी उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो द एंटायर 87 तोलाज ऑफ गोल्ड वर गिवन टू हर फॉर एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो फ्रॉम द पेरेंट्स इन लॉ या फिर ब्राइड फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स? उसके अपने पेरेंट्स ने दिया था। तो ये तो जहेज टेक्निकली तो हम माशरे में जहेज कहते हैं। एंड देन गिफ्ट्स, इवेंचुअली ये गिफ्ट्स, जहेज गिफ्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डजेंट मैटर जहेज है, गिफ्ट्स है, ये इंटरचेंजेबल हैं। मसला है कि आपने इंटेंशन को देखना है कि किस नीयत से ये चीज़ें दी गई थी।
इनकी नीयत ये थी कि बीवी की होनी चाहिए, लड़की की होनी चाहिए या शौहर की, और शौहर की फैमिली की। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू जजमेंट, क्योंकि हमारे कानून में 1964 से ये बात बहुत क्लियर है कि जो भी बीवी की चीज़ें हैं, जो भी वाइफ को दिया गया है शादी के तौर पे अपने ससुराल से और अपने माँ बाप से, वो चीज़ें सोली उसकी प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पे इशू क्या था? यहाँ आमना, बीवी लड़की के माँ बाप ने उसको गिफ्ट दिया, जेवर चढ़ाते हैं वालिदैन, उसे 87 तोले सोना चढ़ाया। उसके बाद क्या लड़के का ये दावा था कि ये मेरी मेरा है, ये शादी इंटैक्ट थी नहीं थी? जरा हमें प्लीज जरा समझा दीजिए, क्योंकि यूजुअली हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो लड़के के वालिदैन ने सोना दिया है अपना वाला वो अपने वाला वापस मांग रहा होगा, लेकिन ये लड़की के वालिदैन का वापस मांग रहा था यहाँ पे। जी, क्योंकि ये उनका जो दावा होता है ना कि ये तो मेरे लिए गिफ्ट थी, ये अच्छा। उस नियत नहीं थी कि वो वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए दी है, नियत ये थी कि मुझे गिफ्ट की है। शौहर का दावा होता है अमूमन, क्या ये होता है कि ये अजम्पशन होती है आमना वैसे कि ये लड़की इतना सोना लेके आई है, और इसके बारे में बड़ी शो भी मारी जाती है ससुरालियों में कि 100 तोला तो पता नहीं क्या है, बिकॉज वो समझ ही रहे होते हैं कि हमारा है। पर असल हैसियत ये है ना कि हमारे मुआशरे में औरतों को अक्सर अपने जायदाद से एक्सक्लूड किया जाता है, प्रॉपर्टी की वरासत प्रोसीडिंग से एक्सक्लूड किया जाता है। तो माँ बाप उनको ये चीज़ें, गोल्ड, शादी के टाइम पे जो भी उनको देते हैं, दिस इज़ देयर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। हमारे कानून में तो ये बात वाज़े तौर पे लिखी है। तो मसला ये है कि हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स जो हैं, वो केसेस को सही डिसाइड नहीं कर पा रहे। मसला तो ये है कि वो इंटेंशन नहीं डिसाइफर कर पा रहे कि ये सोना एक्चुअली किसको दिया गया था। अगर जो ये केस कहाँ से शुरू होता है, सबसे लो कोर्ट में शुरू होता है, वहाँ मेरे केसेस 4-4 साल तक चले रहते हैं। तो अगर उस फोरम पे सही डिसाइड किया होता कि भाई ये तो उसका सोना है, ये पेरेंट्स ने बीवी को दिया है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस नहीं पहुंचता। हम ना सॉरी, ये मुझे बहुत अजीब बात लग रही है कि ये केसेस इसलिए नहीं सॉल्व हो सकते क्योंकि इंटेंशन नहीं समझ आ रही होती। क्यों कोई पेरेंट्स जो हैं अपनी बच्ची को इतना सोना डालेंगे और ये दामाद के लिए डालेंगे, मतलब ये बात नहीं समझ आई। अक्सर दामादों को जो चीजें दी जाती है, मोटर बाइक, गाड़ी, वो अलग होती है, उस नाम के साथ दी जाती है कि ये तुम्हारे लिए है। जो जेवर है वो तो लड़की नहीं पहनना है, या फिर फॉर दैट मैटर लड़की को जो चीजें दी जाती हैं वो कहते हैं। जी आमना, इस केस में जेवर नहीं थे, इट वाज एक्चुअली 87 तोले गोल्ड के। अच्छा, मतलब सॉलिड गोल्ड था। सॉलिड गोल्ड था। सही। इट वाज नॉट एज इजी टू से कि भाई ये तो उसके जेवर है। जी। और नॉर्मल केसेस में जो होता है कि हर केस में जो भी शौहर की फैमिली देती है, मतलब वलीमे का सेट, वो वापस ले लेते हैं। अब वो सेपरेशन से पहले वो कहते हैं, ससुराल कहते हैं हर केस में मेरे, कि हम आपके जेवर रखेंगे सेफ कीपिंग के लिए, और फिर अलहदगी पे वो ले लेते। और ये जो जेवर होता है जो कि ससुराल देता है एक लड़की को, वो भी उसका अपना हुआ ना, उसकी मलकियत है। ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा प्लीज। ये भी उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, और वेरी क्लियरली कानून में लिखा हुआ है कि जो भी औरत की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, ये हक महर से अलहदा है, क्योंकि आपका हक महर तो निकाह नामे में लिखा होता है ना, और वो अमाउंट बहुत स्पेसिफिक लिखी होती है आपके निकाह नामे में। आपके निकाह नामे में ये तो नहीं लिखा होता ना ये ब्राइडल सेट इज योर हक महर। अगर ये लिखा हुआ होता तो फिर शायद सिचुएशन फर्क होती है, क्योंकि अगर आप लाइक क्रूअल्टी के बगैर, या अगर कोई हस्बैंड आपको खर्चा ना दे, अगर आप किसी वजह के बिना अलहदगी चूज करते हैं, तो फिर आपको अपनी आधी हक महर सम सिचुएशंस में वापस देनी होती है, अगर आप किसी वजह के बगैर करें। बट हमारे मुआशरे में ऐसे नहीं होता। औरतों को पाबंद किया जाता है अलहदगी लेने के लिए, क्योंकि वो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको खर्चा नहीं देते, और ये क्रूअल्टी में आता है कानून के नहीं, ताकि वो खुला की तरफ जाए। तो अगर आप खुला की तरफ भी जाएं, अगर शौहर आपके साथ क्रूअल हो, कानून के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट के तहत, अगर शौहर आपको 2 साल से खर्चा ना दे, अगर वो आपको मारे, अगर वो आपसे बात ना करे, अगर वो आपको छोड़ के कहीं और चला जाए,
तो ये क्रूअल्टी के अंदर फॉल और करता उस सूरत है। में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना आधा हक महज सरेंडर करें। हमारे यहाँ केसेस में एक्चुअली कितनी दफ़ा ये होता है कि खुला में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। यही देखा है कि यूजुअली कि खुला में फिर हक महर सरेंडर करना पड़ता है ख़वातीन को, मगर आपने उसको बड़ा क्लियर आज वाज़े किया कि अगर बगैर किसी वजह के खुला ली जा रही हो तो हाँ तब सरेंडर करना पड़ेगा, अगर लेजिट रीजंस हो तो आप नहीं करना चाहिए सरेंडर। तो ये होता भी है, ये अब हो रहा है। लाइक 2 साल पहले जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट आई थी, बट प्रॉब्लम यही है जो मैं हर वक्त कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो जजेस एक्चुअली फैसला करते हैं उनको तो इन जजमेंट्स का पता ही नहीं होता। मतलब तो जहाँ सेशंस कोर्ट्स में या तो वो जजमेंट्स पढ़ लें या अच्छा, आमना, प्रोग्राम देख लें हमारे। हमें एक या और बात चीज़ पढ़ लें। बताएं आमना कि हम समझना चाहते हैं वो सिनारियो ज़रा हमारे लिए खींचें कि जहां अदालत में बड़ी क्लियर कट ऐसे केसेस जा रहे हैं और आप कह रही हैं कि सालों खिंचते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है जहां ये बातें खिंचती हैं इतनी? मतलब जो वहाँ वकील होते हैं, आप जैसे जज बैठे होते हैं, बाकी अदालती पूरा निज़ाम चल रहा होता है, अब तक हमारे माशरे की इंटेंशंस तो समझ आ ही गई होंगी सबको। मतलब ये केसेस क्यों इतना खिंचते हैं और फिर अगले अदालत में, फिर बड़ी अदालतों में जाना, व्हाई डू दे गेट ड्रॉन ऑन सो लॉन्ग? नंबर 1, नंबर 2, उसमें नहीं खर्चा हो रहा दोनों पार्टियों का? अगर वो अपने पैसे ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो ये भी तो एक खर्चा ही है। हमारे माशरे में जो वकील हैं ना वो बहुत नॉमिनल अमाउंट लेते हैं, तो लाइक 20,000 30,000 इसमें आप एक वकील रख सकते हैं और वो आपका केस खींची जाए क्योंकि हमारी अदालत का निज़ाम अब ये बन गया है, स्टेज पे बन गया है। तो हमारी अदालत का निज़ाम ये है कि आप बस अगर आप केस खींची जाएं तो फिर औरत को कुछ नहीं मिलेगा ना, अगर आप एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेते जाएं। बट देयर इज एन एसेंस ऑफ अदालतों पे जाना, मतलब कोई शौक से नहीं जा रहा, वहाँ बात वहाँ तक पहुँच गई है कि आपको अदालत तक पहुँचना पड़ रहा है, बिकॉज यू प्रीटी मच अंडरस्टैंड कि आगे होने क्या वाला है। इसीलिए तो ये जजेस या लॉयर्स की पूरी फ्रेटर्निटी जो है, मतलब वो इंटेंशन वाली बात हो रही है ना, तो इंटेंशन उनको फ़ौरन से नज़र आ जानी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑल्सो स्पीक्स फॉर समथिंग। तो वाई आर दे व्हेन दे आर इन अ कैपेसिटी कि इसकी जजमेंट या इस केस को यहीं ख़त्म किया जाए, बिकॉज हमें समझ आ गया कि इधर क्या हो रहा है, वाई डोंट दे एक्सरसाइज दैट एबिलिटी जो उनको दी गई है कि अब आप ख़त्म करें इस काम को, दैट अथॉरिटी। आप अगर न्यूज़ फॉलो करें, आप शायद देखते हो कि अगर जज कोई हार्ड फैसला ले ले तो वकील उनको कमरों में लॉक कर देते हैं, वकला स्ट्राइक पे निकल आ जाते हैं, वकला उनको थ्रेट करना शुरू कर देते हैं जब जजेस ऐसे स्ट्रॉन्ग फैसले। कॉम्प्लेक्स मैटर। अच्छा, ये तो आपकी अपनी सियासत है वकीलों की। अब हम जरा अपने इस केस पे आते हैं, उस पे भी एक शो हमने करना है कि अच्छा अब जरा हम एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये जरा कैटेगोरिकली कहिएगा, इन केस ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स जो जेवर लड़के वालों की तरफ से चढ़ाया गया है दुल्हन को एट द टाइम ऑफ वेडिंग, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेडिंग जो शौहर ने गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी या किसी भी चीज पे, और ड्यूरिंग देयर लाइफ टुगेदर, 5-10 साल व्हाटएवर, वो क्या यूजुअली यही होता है ना कि वो सारा जेवर इन द केस ऑफ तलाक वापस चला जाता है? क्या ठीक है अपनी विल से कोई कर रहा है तो कर ले, लेकिन क्या ये मजाज है लड़की या उसके घर वाले वो जेवर वापस करने के, या वो ये कानूनन रख सकते हैं? कानूनन वेरी क्लियरली जो भी औरत की मलकियत हो गिफ्ट के तौर पे वो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है। कानून में बहुत क्लियरली फैमिली कोर्ट्स एक्ट में स्केड्यूल में लिखा हुआ है पर्सनल बिलोंगिंग्स बिलोंग सोली टू द वाइफ। एंड इस पे हमारी बहुत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सालों साल से आ रही हैं इस बात पे। मसला ये है कि कोर्ट में जाके वो कोशिश करते हैं कि वो प्रूव करें ये उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है ही नहीं। तो आमना यही तो मेरा पहले सवाल वहां चला गया है, कैसे प्रूव कर सकते हैं अच्छे टाइम्स में? अगर एक आदमी अपनी बीवी को कोई सोने का जेवर, कोई ब्रेसलेट कुछ लेके दे रहा है, वो ऊपर अच्छे वक्तों में उसने कंडीशन तो नहीं लगाई हुई ना कि अभी तो तुम पहन रही हो, लेकिन अगर हमारी अलहदगी होगी तो मैं वापस, वो गिफ्ट ही होता है। ये क्यों किसी अदालत में बात समझ नहीं आएगी? क्योंकि बेसिकली मसला ये है कि औरतें अपनी चीज़ों का वो तस्वीरें नहीं लेती, वो अपनी चीज़ों का लिस्ट नहीं रखती, शादी के टाइम पे जो उनको चीज़ें दी गई होती हैं अपनी फैमिली की तरफ से वो रसीदें नहीं रखती, तो लोग पता नहीं उधार इधर से लेके वहाँ से जाके कुछ ख़रीद लेते हैं। अगर आप रसीदें रखें और अगर आप तस्वीरें रखें तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कोर्ट में प्रूव करना, साबित करना कि ये चीज़ें आपकी हैं। क्योंकि कोर्ट अक्सर ये होता है हमारे मुआशरे में लोग झूठ भी बोलते हैं, कोर्ट मुझे ये कहती है
कि औरतें झूठ भी बोलती हैं, वो ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं इसको नहीं मानती, बट ये मुझे कोर्ट की तरफ से ये बातें कभी कभार आती हैं। तो आप सब So, औरतों को आप बोलें ना कि- यू एज एन एक्सपर्ट, और आप ऑब्वियसली डील करती हैं इन केसेस में, आप सजेस्ट कर रही हैं कि विद गुड इंटेंशन, मतलब एक शादी है, कोई इसलिए तो शादी में नहीं घुसता ना कि मैं परसों तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, तो आप गुड इंटेंशन में ही जा रहे हैं, लेकिन आपको अपना ये होमवर्क करना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि वो लिस्टें एक लड़की को मेरे वैसे तो बन रही होती वालिदैन हैं। के जमाने की लिस्टें, हाँ, ये मेरे अम्मी लिस्टें अब्बू की वैसे शादी के जमाने की लिस्टें जरा मौजूद हैं। ओल्ड स्कूल जो लोग ये होते हैं ना, अब हम नहीं टाइप, हो रही हैं लिस्टें, लेकिन ये पहले जमानों में तो लिस्टें बनती थी। और वो जब लॉकर में जेवर या कहीं रखते थे तो लिस्ट भी साथ रखी होती थी। एब्सोल्युटली, जो एक एक चीज की लिस्ट होती थी, और ये बड़ों का काम था ना, ये और बड़े बड़े करते थे। एट वन टाइम, हम शायद पुरानी बातें कर रहे हैं, आप तो लोग तसव्वुर भी ना करें, ये लिस्ट शेयर भी होती थी आपस में। आई गेस ऑल्सो सोसाइटल स्टैंडिंग के लिए शायद, बट आप अगर आप लिस्ट बनाएं और रसीदें रखें। और दूसरी बात है कि अदालतों को अगर इस्लामाबाद में एक कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट है, अगर आप केस में ना पेश हों, वो आपके ऊपर कॉस्ट लगा देते हैं फॉर नॉट अपियरिंग। तो ये कॉस्ट बहुत अहम है। और बट ऑब्वियसली दिस, आज आप कह रहे थे अब्दुल्ला, ये तो एक सेपरेट डिबेट है कि कॉस्ट होनी चाहिए, तो फिर केसेस जल्दी डिसाइड होंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। चलें, प्रिंसिपल। आपने हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, थैंक यू आमना। और बहुत से सवाल मज़ीद भी आ गए आमना। हाँ, ख़वातीन के लिए ये हम क्लियर करते हैं अगेन कि व्हाटएवर गिफ्ट यू आर गेटिंग, चलें वालिदैन का गिफ्ट तो वालिदैन आपका ही है ना, वो तो इनके इस केस में ज़रा वो गोल्ड बार्स थे इंस्टेड ऑफ जेवर, लेकिन वो भी वैसे रख लेते हैं, हथियार लेते हैं बाज़ों का ससुराल वाले, लेकिन ससुराल की तरफ से आपको जो तोहफा दिया जा रहा है, जेवर जो दिया जा रहा है शादी पे, वो इन एनी सर्कमस्टांस वो आप ही का है, चाहे आपकी शादी रहती है या नहीं रहती है। मतलब तोहफा है ना, वो तो आप ही का हुआ। दूसरा ये है कि आई एम सॉरी बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अदालतें। वो इंटेंशन अनक्लियर होना कैसे हो सकता है? मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतनी शादियाँ, फैमिली कोर्ट्स चल रहे हैं, बात ही सारी ये हो रही है और तो कोई मसला होता ही नहीं है, तो हाउ कैन यू नॉट डिसाइफर कि अगले की इंटेंशन क्या है? क्यों खींचने दे रहे हैं इतने लंबे लंबे 4-5 साल ये केसेस? और ये केसेस तो टाइम बाउंड होने चाहिए कि इनको इतने दायरे में ख़त्म करो, वन ऑफ दोज। तो इस पर भी वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और ईरान अमेरिका मामलात की बात करेंगे। क्यों? उनके भी जेवर इधर उधर हुए हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड जिसे कहते हैं ना। कभी लगता है मतलब यही है बस। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल कीमतों में मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिका ईरान के मामले पर मशरिक़ वस्ता में सिफारती सरगर्मियाँ एक बार फिर तेज़ हो गई हैं और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अत्थानी ने दोहा में अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से अहम मुलाकात की है और ईरानी मुज़ाकरातकार भी दोहा में मौजूद हैं, लेकिन ज़राए का कहना है कि फ़िलहाल ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान किसी बराह रास्त मुलाकात या बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का स्केड्यूल तय नहीं किया गया। ऑलराइट, ईरान ने अपने मौक़िफ़ में सख्ती जो है वो बरकरार रखी हुई है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि तेहरान उस वक्त तक किसी हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करेगा जब तक लबनान में जारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेता और ईरान के मुंजमद माली असासे जो हैं वो बहाल नहीं किए जाते। तो ये सारे जो MOU के नुकात थे वो कह रहे हैं पहले उस पर तो आएँ, बाद में हम बाकी बातें करेंगे। दूसरी तरफ इजरायली फ़ौज की जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ जारी हैं और ताज़ा हमले में हिज़्बुल्लाह के एक और जंगजू को हलाक करने का दावा भी किया जा रहा है, जबकि इजरायली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान के पायलट जोन जो हैं उनसे इजरायली अफवाज के इनखला का अमल मौखर कर दिया गया है। दरअसल मामला ये है कि ईरान के अंदर भी अमेरिका के साथ तय पाने वाले मफाहमती यादाश्त यानी MOU पर शकूक व शुबहात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अ लॉट ऑफ, बिकॉज बहुत से माइंडसेट्स ऐसे भी हर जगह होते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू डील और हम मरेंगे या मारेंगे टाइप माइंडसेट भी एक होता है। और इजराइल को और क्या चाहिए, वो कहेगा वो तो उसका तो पूरी कोशिश होगी कि तो हम तो चाहते ही नहीं है कि कहना है कि यही वजह है कि दोहा में जारी सफारती सरगर्मियों में ईरान की आला सियासी क़यादत शरीक नहीं है, टेक्निकल टीम्स हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरान के अंदर इस माहदे पर सवालात में नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमती हलकों में ये राय ज़ोर पकड़ रही है कि माहदा कागज़ों में तो मौसर दिखाई दे रहा है, लेकिन अमली तौर पर इसके नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। जिन मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई का वादा किया गया था वो अभी तक जारी नहीं किए गए। अपने हुर्मुज़ पर ईरान का मौक़िफ़
जो है वो है, और ईरान के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ यकीन दहानियाँ भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और MOU के बावजूद इजरायली अफवाज अब भी लबनान में मौजूद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैसे ये है, ये बुनियादी सवालात में से चंद सवालात हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी सवालात के जवाब ना मिलने के बायस ईरान के अंदर इस मुफाहमती अमल पर एतमाद बहाल होना मुश्किल दिखाई देता है, और जितना टाइम लगता जाएगा उतने और इशूज़ जो हैं और मिसट्रस्ट जो है वो ऑब्वियसली क्रिएट होगा। दूसरी तरफ कल ज़राए ने खबर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते, यानी आज जुलाई स्टार्ट हो गया है, उसमें ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म जो है वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, और ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे, और मजलिस शुरा इस्लामी ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम ख़त में स्पीकर अयाज सादिक को भी एक्चुअली तकरीब में इन्वाइट किया। वो भी जाएंगे। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज़ कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा। कसूरी साहब शुक्रिया। कसूरी साहब, बहुत से उतार चढ़ाव अभी तक आ रहे हैं, पहले भी आए हैं। जंगी माहौल के बाद एक ऐसा माहौल ऑल्दो बिलाखिर बन चुका है जहां ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं या हो रहे हैं। सम सॉर्ट ऑफ मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं। कुछ पेशरफ की खबरें आती हैं, फिर वो खबरें बाउंस भी मतलब उनकी तरदीद भी हो जाती है, आती जाती रहती हैं। एक पार्टी कहती है पेशरफ है, एक पार्टी कहती है हम तो नहीं मिल रहे, हमने नहीं बात करनी। सो क्या उम्मीद रखें अब भी मुज़ाकरात ये नतीजा खेज होंगे? ये जो अमन है कायम हो सकेगा जो हम चाहते हैं कि मुकम्मल देरपा हो? जहाँ तक देरपा अमन की मुमकिनात है, उसमें आप एक पार्टी को भूल गए, उसका नाम है इजराइल। जब तक देरपा अमन, चाहे आपकी मेरी जो भी ख्वाहिश हो, लेकिन दुनिया तो रियलिटी पे चलती है। इजराइल आजकल अमेरिका से नाराज है, और अमेरिका कम अज कम नजर ऐसा आ रहा है इजराइल से नाराज है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, कम अज कम नजर ऐसा आ रहा है कि कई बार खुफिया तौर पर मैसेज दी जा सकती है एक दूसरे मुल्क को कि भाई हमें यह पब्लिकली कहना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकईतन इजराइल और अमेरिका के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इजराइल को मजीद नुकसान ये हो रहा है कि इजराइल जो यहूदी हैं अमेरिका के, वो भी बहुत हद तक इजराइल से नाराज हो रहे हैं। जो बड़े बड़े यहूदी लिखारी कॉलमिस्ट हैं, वो इजराइल को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, और नेतन्याहू को कह रहे हैं जेनोसाइड कमिट कर रहा है। तो इसमें लेकिन अगर ये आप समझें कि अब इजराइल जीरो हो गया है और अमेरिका जो चाहेगा कर जाएगा, तो मेरी जो तजुर्बा है अमेरिकन पॉलिटिक्स का और फॉरेन मिनिस्टर, इसकी वो मुझे इजाजत नहीं देता। लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर पैदा हुई है इजराइल की सियासत में। बाकी चीजों पे मैं आपको जवाब दूंगा जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, और वो ये है कि ये नेतन्याहू और जो नफ्ताली बेनेट जो मुमकिन तौर पर वजीर आजम बन सकते हैं नेतन्याहू के हारने के बाद, जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो इनसे को बेहतर नहीं है नफ्ताली बेनेट। लेकिन उम्मीद की किरण यह है कि एक नई पार्टी उभर रही है, गादी आइजनकट उनके लीडर का नाम है, और वो इन दोनों पार्टी से अब आहिस्ता आहिस्ता सबकत ले रहे हैं। तो इजराइल का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका बहुत असर पड़ेगा। आपने पूछा देर पामिन, हाँ, एक तो इजराइल का फैक्टर है। दूसरी यह है कि ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, जब ग्रेट पावर्स फैसला करती हैं तो अपने एलाइज का, इन दिस केस इजराइल, उसका वो इन मफादात को पसपुश डाल देती है, क्योंकि उनके मफादात जो है वो उसको तरजीह देते हैं। ऐसा हुआ भी है माजी में, दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका जो थे वो एलाइज थे, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो उनके मफादात मुख्तलिफ हो गए। और तो और जो बरतानिया की पब्लिक थी, उसने जो विंस्टन चर्चिल जिसको प्राइम मिनिस्टर अपने कंधे पे सर पे बैठाया हुआ था, जिन्होंने जर्मनी की शदीद मुखालफत करके बरतानिया को जीत तक लेके गए, उनको भी इलेक्शन में हरा दिया। That's right. अच्छा कसूरी साहब, ये बताएं कि अमेरिका का मसला बेसिकली ये है कि ट्रंप साहब जो हैं उनकी सियासी ज़रूरियात के तहत वो बात भी करते रहते हैं, साथ धमकियां भी लगाते रहते हैं, तो दोनों साइड बाय साइड चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन ये काफ़ी वाज़ेह है कि अब वो आंख बंद कर कर इजराइल पर एतबार करने को तैयार नहीं है।
वंस बिटन ट्वाइस शायद वहाँ भी चल रहा है। तो क्या नेतन्याहू वगैरह उनकी जो टीम है, उनके बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो अमेरिका की हिमायत के बगैर पूरे हो सकेंगे? इजराइल को रद्द नहीं किया जा सकता। जो लोग अमेरिका की सियासत जानते हैं, मैं आपको यहाँ तक कहूँगा कि अगर अमन हो भी और इंशाल्लाह होगा, हमारी ख्वाहिश भी है, पाकिस्तान की तो एफर्ट भी है और पाकिस्तान का बेसिक इंटरेस्ट भी इसमें सर्व होता है, पाकिस्तान के एलाइज का भी इंटरेस्ट सर्व होता है। लेकिन अगर ये सपोजिंग नेतन्याहू हार भी जाते हैं, ये समझ लेना कि इजराइल का इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, गलत बात है। क्योंकि जो भी अमेरिका में हुकूमत आएगी वो ठीक है, इजराइल का जो तिलिस्म है उसमें बहुत बड़ा एक दरार आ जाएगी। तिलिस्म जो है कई लोग तो कहेंगे टूट गया, लेकिन अभी भी उनकी दोनों पार्टीज में इतनी सपोर्ट है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट की और जो है जूइश ज़ायनिस्ट, क्योंकि उनका पैसा बड़ा है, वो सारी पार्टीज को ही फंड करते हैं, रिपब्लिकन को भी डेमोक्रेट्स को। मुझे अभी ये लग रहा है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की है पहले सवाल में, एक तरफ उनके जेल जाने का खतरा, वो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, दूसरी तरफ इनकी कन्विक्शन का खतरा है कि कहीं सेनेट में अगर ये हार गए और इनकी इम्पीचमेंट हो गई तो इनका सिया पाचा हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ उम्मीद है कि इजराइल के झांसे में अमेरिका नहीं आएगा और शायद इसके नतीजे में दुनिया तो वैसे ही तंग आई है इजराइल से, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो। ये सिर्फ अमेरिका बहादुर की वजह से इतना ये लोगों के सर पे चढ़ गए हैं, जिस पे चाहते हैं हमले कर देते हैं। रोजाना कभी जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों पे, कभी जुल्म कर रहे हैं लबनानियों पे, रोज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। रोज सेनेट बदनसीबी से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब बहस और उसका नतीजा निकलता है तो अमेरिका का वीटो आ जाता है। तो ये चीजें जो थी, इसमें ये सोच लेना कि इजराइल जीरो हो जाएगा गलत है, लेकिन ये बिल्कुल तवक्को की जा सकती है कि क्योंकि इस वक्त बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है बिटवीन इजरायली एस्टेब्लिशमेंट एंड अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ना भी कहें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो एक से ज्यादा मतलब निकलता है अमेरिका में। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इंटरेस्ट में और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसी में दुनिया के अमन के लिए एक किरण फूटती नजर आ रही है। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि ईरान इस मामले में ताउन तो कर रहा है, लेकिन वहाँ के निज़ाम की साख्त कुछ ऐसी है कि वो पूरी तरह पीछे भी नहीं हट सकते। बहरहाल अमेरिका के साथ हमसाया अरब ममालिक से भी बात हो रही है, सो क्या आबना हुर्मुज़ वाला मामला इस खित्ते के ममालिक मिलकर हल कर सकेंगे? आपको लगता है अमेरिका को अगर एक तरफ साइड पे भी कर दें, माइनस भी कर दें, तो कुछ आबना हुर्मुज़ पर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कुछ ये खित्ता तय कर सकता है? मैंने चाइना ईरान से बड़ी डीलिंग की है, मुझे हमदर्दी है, हमारी कल्चरल एफिनिटी है उनके साथ। मेरी एक ही दुआ है, अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एफर्ट की है, वो तारीखी नौयत की है और वो ईरानी भाइयों के इंटरेस्ट को देखते हुए की है। ये मानना पड़ेगा कि ईरानियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इस वक्त डिफरेंसेस हैं, और क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ इस सारे सूरत हाल को, बहुत कई दफ़ा सख्त तनकीद की जाती है जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उन पे। इसका मतलब ऐसे लोग मौजूद हैं और इतनी ताकत है कि मौजूदा हुकूमत पे वो अटैक कर रहे हैं और वो सहारा ले रहे हैं रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खमेनी के उस बयान में कि मुझे इस पे एतराज तो है, लेकिन सदर मुमलिकत ने मुझे ये कहा है कि ये ईरान के मफाद में है। तो उनको एक छोटी सी उसमें एक मौका मिल गया छोटा सा कि वो ये कहते हैं कि रहबर दिल से इसके हक में नहीं। मैंने समझता हूँ कि रहबर ने बहुत दानिशमंदाना फैसला किया है। रहबर को ये पता है कि ईरान में डिवीजन है, इसलिए उन्होंने पहला हिस्सा बयान किया, दूसरा हिस्सा भी उन्होंने बयान किया क्योंकि वो हकीकत पसंद भी है, जो कि अच्छी बात है कि ईरान के सदर जो कह रहे हैं वो उनको पता है कि ईरान में कितनी माशी अफसरी आ चुकी है, उनको ये पता है कितनी मुश्किलात अवाम ईरान के फेस कर रहे हैं पिछले 50 साल से।
इसलिए ईरान में क्रैक्स तो हैं, ये तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि चाहे बहुत लेट्स से एक्सट्रीम हार्ड लाइन सर्कल्स जो ईरान के हैं, उनको ये तो अंदाजा है कि इसका एक ही नतीजा निकल सकता है ईरान के हक में, जो अभी तक ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा और निकल कोई नहीं सकता। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो मामलात बहुत पेचीदा हो जाएंगे। ईरानी दोस्तों को मेरा मशवरा है, ठीक है वो अपनी सियासत को ज्यादा समझते हैं, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे यही उम्मीद है एज एन ऑप्टिमिस्ट कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इंशाअल्लाह कामयाब होगा और खित्ते में अमन होगा। लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि जो खदशात हैं उनका जरूर जिक्र किया जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। खुर्शीद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर आज दिस मॉर्निंग। और हम आपसे और हमारे बाकी एक्सपर्ट से इसलिए भी बात करते रहते हैं और समझते रहते हैं बिकॉज हर दिन का सिनारियो बदलता है। दूसरा ये वी वांट टू नो कि डिप्लोमेसी में जब बातचीत हो रही होती है, नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, तो ये ऊपर नीचे ये चीज़ें चलती हैं, इज़ इट नॉर्मल और नॉट? बिकॉज हमें ऐसे एवरीबडी सेज कि एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाउएवर आई गेस वी आर सो सिंपल, बिकॉज जब हमें लगता है कि दो पार्टीज अग्री कर ही गई हैं दैट वी आर गोइंग टू वर्क थ्रू इट, तो then they should work through it. Yes, why don't they then agree? And मतलब यहाँ तो बिल्कुल ही खामोशी हो जाती है ना, हट जाते हैं एक दूसरे की तरफ से थोड़ी देर के लिए। इंटेंशन है तो फिर काम करो। Let's talk about football। और एम्बापे के दो शानदार गोल्स की बदौलत फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी है। और एक सेकंड, फ्रांस ने स्वीडन को, तो फ्रांस हो गया। एम्बापे के गोल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली उनकी एक अलग फैन बेस है। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी हैं एम्बापे। स्वीडन के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके मेगा इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की फहरिस्त में आ गए हैं दूसरे नंबर पर। इनके गोल्स की तादाद कितनी हो गई है? 18। मैं नहीं कुछ बता रही, आप ही बता रहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। सो फ्रांस इज गोइंग टू compete with पैराग्वे। प्री क्वार्टर फाइनल्स में राउंड ऑफ 32 में ही खेले गए एक और मैच में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी है। और इनके स्टार स्ट्राइकर हैं हालैंड, और इन्होंने गोल करके इनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। और एक और मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को शिकस्त देकर, अच्छा ये हालैंड जो है ना, हाँ इनको भी एम्बापे के इक्विवेलेंट ही समझा जाता है। हाँ ये भी बड़ी चीज़ है। और नॉर्वे का जीतना वो सच अ बिग डील, बिकॉज आपको पता है ना कि नॉर्वे इट्स लिटरली लाइक द फर्स्ट टाइम दे हैव कम बैक इनटू द फुटबॉल सीन। तो ये बहुत बड़ी डील थी। और फिर पैराग्वे का जर्मनी को हरा के सामने आना, वो बहुत मेजर चीज़ थी। पैराग्वे में तो नेशनल हॉलीडे कर दिया उन्होंने, 1 दिन की छुट्टी दे दी। इतने खुश हुए कि पूरा मुल्क जो था वो सेलिब्रेशन पे चला गया। अच्छा एक और मैच हुआ मेक्सिको और इक्वाडोर का, जिसमें मेक्सिको ने इक्वाडोर को शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रबा वर्ल्ड कप में एम्बापे और मेसी 6 गोल्स के साथ पहली और दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि हालैंड 5 गोल्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का किससे मुकाबला होगा? ब्राजील से मुकाबला होगा। Yes, that's right. ईसा खान, कप्तान कौमी फुटबॉल टीम, हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, यू हैव बीन फॉलोइंग द मैचेस एज वेल। हमने भी कुछ ब्रीफ बताई है, रोज़ाना के मैचेस हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से, जो मैचेस हो रहे हैं, जिन अपसेट्स का हमने जिक्र किया, ये सबसे ज़्यादा आपको क्या इफेक्ट किया? सबसे ज़्यादा आप किससे महसूस हुए या शॉक हुए? सबसे तो पहले ये कि ये इस वर्ल्ड कप में जो है ना, ये चीज़ें अभी आगे सामने भी आएंगे और अपसेट भी होंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के लिए अभी कुछ टीमें इस तरह है कि अच्छे कंडीशन में है। खासकर जो जर्मनी की टीम जो है ना, जब आउट हो गए ना, तो लोग थोड़ा सा मतलब कि जर्मनी वो टीम था जो लोग समझ रहे थे कि कम अज़ कम क्वार्टर फाइनल तक आ जाएगी, मगर वो आउट हुआ है। और अभी जो मैचेस चल रही है, जिस तरह हम टीमों को देख रहे हैं और मैचेस को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ टीमें जो है ना बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। और हो सकता है जिस तरह नार्वे की जिक्र की है, नार्वे ने अपने क्वालिफायर राउंड में तकरीबन 37 गोल किए हैं और सारे मैचेस जीते हैं और अभी भी इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह मोरक्को है, पिछले साल भी अच्छे खेले हैं और इस साल भी एक अच्छे कंडीशन में, जो मेरे ख्याल से इनकी क्वार्टर फाइनल फ्रांस के साथ आ रही है। तो फ्रांस की टीम एक बहुत बैलेंस टीम है मेरे ख्याल से। जो उनकी ऑफेंस लाइन है, तकरीबन 4 की प्लेयर जो है
हर प्लेयर हर मैच में गोल कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो है ना ये कहना कि ये फेवरेट है तो मुश्किल होगा आर के लिए। मैचेस अच्छे हो रहे हैं और इंशाल्लाह अभी आगे जो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे तो आपको कुछ और अपसेट भी नजर आएंगे। अच्छा, पहले जो टीमें मतलब ये फ्रांस जर्मनी टाइप तो हमें पहले से ही दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फुटबॉल के तर्ज में अगर देखा जाए, लेकिन जो बाकी टीमें आगे आ रही हैं उनकी क्या सीक्रेट आपको नज़र आ रही है? जैसे कि चलें स्टार्ट कर लेते हैं नॉर्वे से। नॉर्वे में देखो, नॉर्वे टीम जो है ना वर्ल्ड कप जब क्वालिफायर राउंड में इटली जैसी टीम को 2 मैचों में तकरीबन 8 गोल दिए है। तो मतलब उनकी जो आलैंड है, जो मतलब जिस तरह अर्जेंटीन मेसी पे जो है ना सब पूरा टीम इंतजार कर रहा है, तो इसी तरह उनकी जो स्ट्राइकर है आलैंड, वो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तकरीबन 11 गोल अपने क्वालिफायर राउंड में किए। तो मेरे ख्याल से हर टीम में कुछ इस तरह की प्लेयर्स होते हैं जो कि पूरी टीम को चला रहा है। एक मैंने जिस तरह जिक्र किया कि एक फ्रांस ऐसे टीम है जो उनके पास 4 ऐसे प्लेयर है जो मेरे हिसाब से की प्लेयर है, जो उनको किसी टीम को जो है ना उन 4 प्लेयरों को रोकना हर टीम के लिए मुश्किल होगा। तो बाकी ये कि तकरीबन प्लेयर टीमें तो सारे अपने अपने स्ट्रेटजी पे जो है ना जो प्लानिंग होता है उस पे खेलते हैं, और कुछ जो कमज़ोर टीमें, जो नए टीमें हैं, वो ओपोनेंट को देख के जो है ना अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो अब कोचेस पे डिपेंड करता है, जो अब आने वाले मैचेस में वो जो स्ट्रांग टीमों के साथ आएंगे, अगर वो पूरी डिफेंस पे जाएगा तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा। अगर थोड़ा अटैकिंग बिहेवियर पे जो है ना अपने मैचेस खेलेंगे तो मेरे ख्याल से फिर कुछ अपसेट की चांसेस होगी। अच्छा, क्या टीमें जो होती हैं मतलब वो हर टीम या अगर लकी हैं टीमें तो उनके पास कोई एक स्टार प्लेयर तो होता ही है। नॉर्वे में आप हालैंड की बात कर रहे हैं, फ्रांस के लिए आप बापे की बात कर रहे हैं जिनका मैं कभी भी सही नाम नहीं ले सकती। तो कितना प्रेशर इन एक एक प्लेयर्स पे होता है अपनी टीम को आगे लेके जाना, मतलब उन्हीं के नारे भी लग रहे होते हैं और इवेंचुअली गोल भी वही करते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली ब्लेम भी उनको मिलता है। जिस तरह रोनाल्डो शुरू में जब नहीं कर रहे थे तो फिर उनकी बातें शुरू हो गई, ऑलरेडी बातें शुरू हो गई थी। ऐसे प्रेशर में जहाँ इतने और भी प्लेयर्स हैं, एक एक प्लेयर पे बस प्रेशर आता है, तो ये ज़रा अनफेयर सी बात लगती है। ये जिस तरह आप कह रहे हो कि प्रेशर आता है, प्रेशर ज़रूर आता है, मगर इस तरह जब आपसे लोग ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और आपकी पूरा कंट्री आपके पीछे है तो मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर में और कॉन्फिडेंस भी आता है कि मतलब मैं वो प्लेयर हूँ जो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। हाँ, लेकिन बाकी भी तो प्लेयर्स क्या करने आए हैं, उन पे भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि तुम लोग भी कंट्रीब्यूट करो। नहीं, गेम तो इज्तिमाई गेम है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर बाकी प्लेयर आप देखा जाए तो वो डिफेंस को भी रोक रहा है, वो इनको भी खिला रहा है बाले, तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स की भी रोल्स है। ये कि जिस तरह गोल जो है ना एक ऐसा फन है जो कुछ प्लेयरों को आता है, तो मेरे ख्याल से इस तरह प्लेयर पे जो है ना अगर खुदा न खास्ता फ्लॉप हो गया एक मैच में, आप कलर नजर आए तो फिर उस टीम के लिए मुश्किल होगा। तो सिर्फ एक वाहिद फ्रांस है जिसमें 4 ऐसे प्लेयर है जो मुसलसल गोल कर रहा है, बाकी तकरीबन अक्सर टीमों में जो है ना एक एक प्लेयर है जो कि गोल कर रहा है। तो लाजमी बात है, खासकर प्लेयर के बजाय कोच पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि खुदा न खास्ता अगर इस प्लेयर को आज मतलब गोल अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं किया तो मतलब उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से कोच पे होगा, और प्लेयर जो है ना जब मैच में जाता है वो इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करता है। वो इसे भाई हम प्लेयर्स की बात करें, टीम्स की दोबारा बात करेंगे, प्लेयर्स पे दोबारा भी आएंगे। मतलब मोरक्को ने भी सरप्राइज किया, फिर जर्मनी और नीदरलैंड्स आर ऑलरेडी आउट। सो क्या जो एलीट नेशंस थी और जो इमर्जिंग नेशंस थी उनका गैप कम हो रहा है या अब ख़त्म हो रहा है? आपको लग रहा है इस वर्ल्ड कप में हमने ये भी देखा? नहीं, असल बात यह कि अब फुटबॉल जो मॉडर्न फुटबॉल है अब चेंज होता जा रहा है। वो पहले वो इस तरह था कि कुछ टीमों का जो है ना हमेशा जो है ना एक ग्रिप्स होता था अपने वर्ल्ड कपों में, तो अब ये कि बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें चेंज हो रहा है। जिस तरह पहले एक ब्राज़ील था जो है ना लोग ज़्यादा उस पर वो कर रहा था कि ब्राज़ील का गेम स्टाइल अलग है, और मतलब उसके बाद फिर स्पेन है, और जिस तरह जर्मनी जो है ना उसने फिजिकल कंडीशन पे ज़्यादा काम किया है, टीमों को उस पर ज़्यादा तंग किया है। तो अब हर साल जो है ना हर टीम जो है ना मतलब आप देख रहे हो कि जापान टीम ने भी जो है ना कितने टॉप टाइम दिया है जर्मनी उसको ब्राज़ील को। तो अब वो जिस तरह बहुत अरसा जो है ना टीमें जो है ना स्क्रीन पे होते थे कि मतलब
अपना जिस तरह ब्राज़ील ने किया है और फिर उसके बाद जर्मनी जो कुछ अरसा जो है ना, तो मेरे ख्याल से अब वो चीज़ ख़त्म हो गया। अब फुटबॉल मॉडर्न हो गया, हर एक जो है ना इस मरतबा आपको दोबारा किसके चांस लगते हैं? फ्रांस की टीम भी अच्छी लग रही है, जाहिर है। अर्जेंटीना दोबारा लोग कह रहे हैं मे बी वंस अगेन, क्योंकि उनकी अभी तक स्मूदर पाथ ही रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पर अगर और जाके आगे जाके वो ब्राज़ील और फिर फ्रांस से टकराते हैं तो किसके ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं? मेरे ख्याल से फ्रांस जो है ना मोरक्को के साथ क्वार्टर फाइनल आ रहा है, और उसके लिए ये मैच बहुत टफ मैच होगा। और जिस तरह आपने जिक्र किया, इंग्लैंड टीम भी अच्छी है, और उस साइड पे जो है ना अब देखा जाए तो अब जो मैच आ रहा है ब्राज़ील और नॉर्वे का टफ मैच है, इजी मैच नहीं है। और एक अर्जेंटीना का साइड इस तरह है कि सेमीफाइनल तक उनके लिए कोई इतनी टॉप टीम नहीं है। बाकी दूसरे साइड पे आप देखें क्रोएशिया और पुर्तगाल की मैच है, और उसके बाद जो है ना स्पेन के साथ उनकी क्वार्टर फाइनल आ रहा है। तो मतलब इजी तो नहीं, मेरे हिसाब से जो ये 6 टीमें हैं ये सेमीफाइनल तक जो है ना ज़्यादा चांसेस है, जिस तरह इंग्लैंड है। अच्छा ये नहीं, एक और ना, क्योंकि जब हम प्लेयर पावर की बात कर रहे थे इससे पहले, तो फिर जैसे कि रोनाल्डो के जो फैंस हैं वो पोर्चुगल बहुत ज़्यादा उदास हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, और उनको ये लगता है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो तो स्टार प्लेयर हैं ही अपनी टीम में, लेकिन उसके अलावा जो फीलिक्स हैं, फर्नांडिस हैं, वो उस तरह रोनाल्डो को असिस्ट नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए था, एंड हेंस रोनाल्डो इज़ नॉट शाइनिंग। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। इट मैटर्स कि आपके इर्द गिर्द कौन है आपकी टीम में। देखो रोनाल्डो, इसमें कोई शक नहीं कि एक वो स्टार है अपनी टीम के लिए, मगर अब जो उनकी फिटनेस कंडीशन है इस तरह नहीं है जिस तरह अब मेसी है और बाकी जो एम्बापे इस वक्त खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज फैक्टर है, और थोड़ा सा मतलब ये कि फिर भी जो है ना ये हमेशा इंडिविजुअल फुटबॉल ज़्यादा खेलते थे, रोनाल्डो इस वजह से मशहूर था। तो अब वो चीज़ मेरे ख्याल से इनसे मुश्किल है, क्योंकि इनकी फिटनेस कंडीशन इस तरह अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स उसको आ रहा है। फिर भी वो कोशिश कर रहा है, मतलब अभी लास्ट मैच में उसने मतलब 2 गोल किए, और उम्मीद है अभी जो है ना टीम तो सब कुछ इस पे इंसार कर है, और बाकी प्लेयरों को चाहिए मेरे ख्याल से इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि सब मुखालिफ टीम रोनाल्डो पे फोकस है और उनको मतलब मार कर रहा है, तो बाकी जो स्ट्राइकर्स है, तो रोनाल्डो इस वक्त मेरे ख्याल से जिस तरह पहले होता था उस तरह नहीं है। बहरहाल लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब रोनाल्डो उसी तरह खेले, और लोग जो शौकीन है, जो इसको पसंद कर रहे, जो हमेशा रोनाल्डो का फैन रहे, तो वो तो हमेशा इसी इंतजार में। बेल्जियम वर्सेस सेनेगल भी हो रहा है, बेल्जियम का फेवरेट या और इंग्लैंड वर्सेस कांगो भी है। बट सेनेगल में भी हम देखते हैं पेस बड़ा अच्छा है उनका। फिर क्या लगता है आपको उनके लिए अपॉर्चुनिटी है? मेरे ख्याल से इंग्लैंड इस वक्त बहुत बैलेंस टीम है, और तकरीबन उनकी भी अगर देखा जाए मैचेस में, मगर उस तरह नहीं खेला है जो लोग समझ रहे थे कि जिस तरह कुछ टीमें हम खेल रहे ग्राउंड में, मतलब अच्छे मार्जिन गोल से जीत रहे, और एक मैच इसने ड्रा किया है। तो अब उम्मीद है कि इंग्लैंड में मैं ही कह रहा हूँ कि इंग्लैंड हो गया, स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना, ये वो टीमें हैं जो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल तक आ सकते हैं, और ब्राज़ील का भी जो है ना वो नहीं कर सकते हैं, और मोरक्को टीम है। तो ये सारी टीमें हर लिहाज से, मतलब इनकी फिटनेस लेवल, इनकी जो अभी जो हमने मैचेस एनालाइज किया है, इनकी जो ऑफेंस है, जो गोल स्कोरिंग पावर है वो भी अच्छे हैं, और जो इनकी डिफेंस लाइन है वो भी अच्छे है। तो मेरे ख्याल से ये वो टीमें हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो आगे बात करें अपने इर्द गिर्द की ही, और मुल्क में आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह दहशतगर्दी जारी है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास शायद कोई और चारा भी नहीं है, एंड वाई नॉट। खैर एनीवे, अब बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी तक महदूद नहीं है, बल्कि कराची में 3 दिन पहले रेंजर्स के कैंप पर हमले की तमाम प्लानिंग भी अफगानिस्तान में की गई थी,
और सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का अमल मजीद तेज करते हुए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वफाकी वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 10 जुलाई के बाद पाकिस्तान में ऐसे तमाम अफगान शहरियों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा जो किसी कानूनी दस्तावेज़ या वीज़ा के बगैर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया के अलावा चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को 11 जुलाई से रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को जमा करवाना लाजमी है। पूरी कौम समझती है कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए यह कदम इंतहाई ज़रूरी था, मगर ये अमल आसान कतई नहीं होगा और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत के लिए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। यहाँ जोग्राफियाई हैसियत के अलावा इस मामले को सियासी रंग भी दिया जाता है, फिर इनके समाजी राब्ते भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, शादियाँ भी हैं। अगरचे गुज़श्ता 1.5-2 साल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, मगर आज भी खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों की ऐसी बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी भी कानूनी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के बगैर ही रह रहे हैं। इसी पे बात करते हैं। मुश्ताक यूसुफ सही सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो मुश्ताक साहब आपसे पूछेंगे कि ऐलान हो चुका है कि 10 जुलाई से मुल्क भर में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, सो दे हैव टू गो बैक। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस हुक्म पर अमल दरामद कितना चैलेंजिंग हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है? एक तो ये है कि अफगान मुहाजिरीन का मसला बड़ा पुराना है और इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के ज़रिए हल हो और ये पुरअमन तरीके से जो लोग यहाँ पे है पाकिस्तान में ये वापस जा सके। लेकिन इससे पहले जो करज़ई साहब की हुकूमत थी वो भी इनके लिए तैयार नहीं थी, फिर अशरफ गनी साहब की हुकूमत आई वो भी तैयार नहीं थी। अब चूँकि तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आई है और जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ा मसला है इनको था सिक्योरिटी का, तो अब चूँकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका है इसलिए वो मसला नहीं है। लेकिन वो पता है कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है अफगान तालिबान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, 25-26 लाख करीब लोग गए हैं। इसके अलावा 2,50,000 जो है उनको रिपोर्ट किया गया है। तो उनकी आबादकारी का बड़ा मसला है, वसाइल के पास नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप मैं बता दूं आपको अंदर की बात, तो अफगान तालिबान इस पर खुश है, क्योंकि इससे पख्तूनों की जो आबादी है अफगानिस्तान में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये लोग इन लोगों को मुख्तलिफ सूबों में इन्होंने सेटल किया है। जो इस वक्त पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं तो तकरीबन ज़्यादा लोग हैं वो पश्तून हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अफगान तालिबान और बाकी जो वहाँ पे पश्तून गड़े हैं वो इस बात पे खुश है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी से पख्तूनों की आबादी में इजाफा होगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान महाजरीन की उनकी वतन वापसी के लिए कई माह से प्रोसेस भी चल रहा है, बहुत से लोग चले भी गए हैं, बहुत से को भिजवाया गया। अब इतना वक्त दिए जाने के बावजूद अब अगर ये बात गिरफ्तारी तक आई है तो किसी को शिकायत तो नहीं होनी चाहिए? व्हाट वुड यू से सर? क्योंकि इतना टाइम दिया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ। जब अभी रिसेंटली ये लोग वापस जा रहे थे तो मैं तुर्कम गया था जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के करीब। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके पाकिस्तान में तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पे इस्टेब्लिश बिजनेसेस थी, कारोबार था उनका यहाँ पे, और वो इससे पहले जितनी कोशिशें हुई थी तो उनको यकीन नहीं था कि शायद वो अफगानिस्तान वापस जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने सारे अपनी बिजनेसेस जो है वो क्लोज़ की, यहाँ पे जो उनके पार्टनर्स थे कुछ उनके हवाले की। तो अब इनको अफगान मुहाजिरीन को यकीन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंप्स थे दीर में, चित्राल में, मर्दान में, सवाबी में, कि इवन हरीपुर में, कि ये लोग बिल्कुल इनको यकीन नहीं था कि वो अफगानिस्तान वापस जा सकेंगे। और अभी रिसेंटली सारे लोग जा चुके हैं। इनके जो कैंप्स थे वो तकरीबन मिसमार हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग जा चुके हैं, अब थोड़े से रह गए हैं। और अब चूँकि इनकी गिरफ्तारी का भी उन्होंने फैसला किया है तो देखना होगा कि किस तरह से हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट अमल करती है। लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मैं बता दूँ, आपने शायद UNHCR की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी। UNHCR ने पाकिस्तानी हुकूमत से अपील की है कि ये जो डिपोर्टेशन है इस पर अमल दरामद रोकी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सहाफ़ी है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे फीमेल हेड्स हैं, मुख्तलिफ इदारों के हेड्स हो चुके हैं अफगानिस्तान में।
इसलिए उन लोगों को ख़तरा है और वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान ऐसे वक्त में चले जाएंगे कि जहाँ पे इनको सिक्योरिटी हासिल नहीं है, वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन जिनके साथ मैंने बात की है, वो चाहते हैं कि अपने मुल्क जाए, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा ख़दशा है और कंसर्न है वो तालीम की है। यानी आपके इल्म में है कि छठी जमात से आगे लड़कियों की तालीम की पाबंदी है, वहाँ पर रोज़गार नहीं है। अमन और अमान तो पहले एक बड़ा मसला था, लेकिन अब चूँकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो चुका है तो इसलिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा मसला है वो उन लोगों को है जो कि या सहाफ़ी रह चुके हैं वहाँ पे, या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, या फीमेल्स हैं, मुख्तलिफ इदारों को उन्होंने हेड किया है, या जिन्होंने इंटरनेशनल इदारों के साथ काम किया है। तो ये लोग जो है शायद इनके लिए जाना मुश्किल है। इसलिए UNHCR ने पाकिस्तानी हुकूमत से अपील की है इस पर फ़ौरन अमल दरामद जो है वो रुका जाए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ जी। और बड़ी ये वैलिड कंसर्न्स हैं जिनको आपने पॉइंट आउट किया है। मतलब पढ़ाइयाँ नहीं है, सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि अपने मुल्क से निकल जाए। मतलब आपको अपने मुल्क जाके ही उसको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल्सो अ वे टू लुक एट इट। लेकिन हुमा पर्टिकुलरली जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स हैं, जो इस तरह जो कोई भी म्यूजिशियंस हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स हैं, इनकी उस मुल्क में कोई जगह नहीं है। हाँ, इनकी उस मुल्क में जगह नहीं है, लेकिन वो मुल्क उन्हीं का है। हाँ, मतलब मुल्क भी आपका वही है। एक्सेप्शंस निकाल सकते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर? नहीं तो फिर एक्सेप्शंस, तो जो लड़कियां बेचारी वहाँ पढ़ाई हुई ना, उन्हें अलाउड नहीं है अफगानिस्तान, तो फिर पूरी ख़वातीन और बच्चियों की कौम के लिए भी एक्सेप्शन निकाल लें आपके, वो तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकती, तो आओ इधर रख लें। मतलब इस तरह एक्सेप्शंस नहीं निकाल सकते। यू हैव टू गो एंड अपनी हुकूमतों को, अपने सिटीज़ को आपको फोर्स करना पड़ेगा समहाउ टू चेंज अपना निज़ाम। इस तरह कैसे हो सकता है? वरना जो मान नहीं रहा होगा तो ज़्यादा तो अफगानिस्तान के लोग बाहर रहते हैं देन इन अफगानिस्तान इटसेल्फ। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से मेंशन कर दें मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। एक ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस डायना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, लेडी डायना, मतलब उनके बड़े नाम थे। और इस वक्त के प्रेजेंट किंग जो हैं ऑफ इंग्लैंड, उनकी फर्स्ट वाइफ, उनकी अगर वो ज़िंदा होती तो आज सालगिरह होती है। एंड लेडी डायना जो है वो 80s और 90s में शी वॉज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड लेडी इन द वर्ल्ड। अब्दुल्ला, डिड यू नो दैट? यस इंडीड। वैसे आई डिड नॉट, यू जस्ट टोल्ड मी। आपने तो शायद, आपको आमना सामना हुआ था? आमना से मैंने उनको, यस आई हैव सीन हर लाइव। बचपन में मैं छोटी सी थी, वेव किया था, कोई हाथ नहीं लगाया था, बस वेव ही किया था। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं एक डाई हार्ट फैन थी। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, यू नो, हाफ द वर्ल्ड वाज अ डाई हार्ट फैन ऑफ हर। एंड स्टिल इज। कोई अगर कोई शहजादी के रूप में अगर कोई किसी को आप इमेजिन कर सकते हैं ना, क्वीन या प्रिंसेस या समथिंग, तो she was the one. She was. But because she was perfect, हमदर्द थी, खूबसूरत थी, she was so human at the end of the day कि उनमें कितनी कोई रॉयल एयर नहीं थी। और पाकिस्तान बहुत इनको पसंद था। कितनी बार ये पाकिस्तान आई हैं। हाँ, और आपको पता है कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग में बहुत इनका हाथ रहा है। एंड शी डाइड इन अ वेरी ट्रैजिक कार एक्सीडेंट इन पेरिस। अच्छा, पता है क्या बंदा, she was so beautiful कि आप अभी इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे थे ना, आप सिर्फ देख रहा था, just looking at her pictures. Yeah, that she had that kind of a personality. All right, that is it, and we will see you tomorrow. Have a great day. Bye.